अचानक किसी भी कीमत पर छोड़ने का फैसला किया। इसमें जरूर कोई अनजान खबर होगी। जब पत्रकार इसके बारे में सोचते हैं तो वे अधिक उत्साहित हो जाते हैं। एक बार जब ऐसी खबर सामने आती है तो यह महत्वपूर्ण खबर होती है, यानी बिक्री की मात्रा, क्लिक थ्रू दर और बोनस। इस समय वे भूल गए हैं कि जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो वे हुआंग फैंग और ली बिंगयुन के बीच हुए घोटाले का साक्षात्कार करना चाहते थे। ली बिंगयुन के रद्द होने से उनका ध्यान आकर्षित हुआ है। क्षमा करें मिस बिंगयुन, क्या कारण है कि आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है? एक रिपोर्टर ने पूछा। रिपोर्टर इतना उत्साहित था कि वो ली बिंगयुन के मुंह में माइक्रोफोन डालने ही वाला था। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने दीजिए सज्जनों, हुआंग फैंग ने कहा। उनके शब्दों को सुनकर पत्रकारों ने तेजी से घूमकर हुआंग फैंग की ओर देखा और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की। बिंगयुन के चरित्र को याद करें, हर कोई जानता है बाहर की कई कंपनियां उसे इतने सालों तक खोदना चाहती है, उसने नहीं छोड़ा क्योंकि उसका हृदय कृतज्ञ है। वो कंपनी को अपनी खेती का बदला चुकाना चाहती है। पत्रकारों ने सिर हिलाया। वे पत्रकार थे, वे सामान्य लोगों से अधिक जानते थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि हुआंग फैंग सही थे, लेकिन कंपनी ने बिंगयू को मिस करने के लिए क्या किया? अंतहीन घोषणाओं और व्यावसायिक प्रदर्शनों से मिस बिंगयू को बिल्कुल भी आराम का समय नहीं मिलता है। भले ही वो थक गई हो, वो थक जाएगी। मिस बिंगयू इसे सहन कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है। ओवर कंपनी ने वास्तव में मिस बिंगयू को एक सीमित स्क्रिप्ट प्राप्त करने में मदद की। मिस बिंगयू दयालु है, लेकिन वो इस तरह ईमानदार लोगों को धमका नहीं सकती है, असहनीय। इसलिए मिस बिंगयू, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, केवल वो समाप्ति चुन सकती है जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 952 बहुत सारे रिपोर्टर। सीमित स्क्रिप्ट। कई पत्रकारों की आंखों में फिर से चमक आ गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ली बिंगयू ने अपने डेब्यू से लेकर अब तक हमेशा खुद को एक शुद्ध छवि में दिखाया है। उन्होंने किसिंग और बैड सीन भी नहीं किए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ली बिंगयुन, जिनका स्वभाव हमेशा अच्छा रहा है, जब कंपनी उन्हें सीमित स्तर की स्क्रिप्ट बनाने की अनुमति देती है तो वो क्रोधित हो जाती है। इसके अलावा एक बार दूसरी बार होगा। भले ही यह कहा जा सके कि कंपनी इस बार यह स्क्रिप्ट नहीं बनाएगी, लेकिन फिर भी कोई समय आएगा। इसलिए ली बिंगयुन का अनुबंध समाप्त करने का विकल्प पूरी तरह से समझ में आता है। हालांकि ईमानदारी से कहें तो किसी और को, यहां तक कि मौके पर मौजूद पत्रकारों को भी, यह मत कहना कि ली बिंगयू की प्रतिबंधित फिल्में बनाने में बहुत रुचि है। ये देखा जा सकता है कि यदि वो ऐसा करती है तो बॉक्स ऑफिस और दर्शकों की रेटिंग खराब नहीं होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी उसे ऐसा करने देगी। जाहिर है इन पत्रकारों को हुआंग फैंग ने गुमराह किया है। मुझे पता है कि कुछ पत्रकारों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो सकता है। आखिरकार कंपनी ने पहले बिंगयुन को ऐसी स्क्रिप्ट लेने में मदद नहीं की है। हालांकि मैंने जो कहा उसके सबूत हैं। वो स्क्रिप्ट अब हमारे हाथ में है, हुआंग फैंग ने आगे कहा। बिंगयू अब तक रुक सकता है, जो कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब इस कंपनी से अलग होने का समय आ गया है। जैसे ही हुआंग फैंग ने ली बिंगयुन को खींचा, वो छोड़ना चाहता है। साथ ही वो अपने आसपास मौजूद पत्रकारों से ऊंचे स्वर में कहते हैं, अभी हम इतना ही कह सकते हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप उनकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। उसके बाद हुआंग फैंग ने पत्रकारों के घेरे को तोड़ने के लिए ली बिंगयू को ले लिया और बस में चढ़ गए। यहाँ तक कि अगर रिपोर्टर ने दोबारा सवाल पूछा तो भी उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया और ली बिंगयुन ने निश्चित रूप से एक शब्द भी नहीं कहा। जब तक वो बस में नहीं चढ़ा तब तक ली बिंगयुन ने हुआंग फैंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हुआंग फैंग, तुम बहुत बुरे हो। हुआंग फैंग ने बस उसे बाहर कर दिया ताकि जब अन्य लोगों को पता चले कि वो कंपनी छोड़ रही है तो वे उन्हें दोष न दें। हुआंग फैंग ने स्पष्ट रूप से चीजों का क्रम बदल दिया और यह उसी तरह से निकला। मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है। जैसे ही हुआंग फैंग ने अपनी कार आगे बढ़ाई और बाहर पत्रकारों की ओर हाथ हिलाया, उन्होंने ली बिंगयुन से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बहुत दूर चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि वांग ने निर्देशक यान के साथ रिश्ता छोड़ दिया और उन्हें सिर्फ इसलिए निकाल दिया ताकि आप अपना मन बदल सकें? क्या कोई और उद्देश्य है? ली बिंगयू से पूछा। वो अगली चीज की तैयारी कर रहा है, हुआंग फैंग ने कहा। आप देख सकते हैं कि आपने जो छोड़ा उससे वो बहुत असंतुष्ट है और उसने कहा कि वो तुम्हें नष्ट कर देगा। उस समय वो न केवल आपके लिए एक बुरी छवि बनाएगी, बल्कि निर्देशक यान के मुद्दे पर भी आपको डांटेगी। श्री वांग सामान्य समय में ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखते। ली ने कहा, मैंने उसे आज तक नहीं देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पहले भी कंपनी के लिए पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक वो हर समय आपकी चापलूसी कर रहा है। अब यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो उसे छिपने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से मुखौटा फाड़ देता है। हुआंग ने कहा, अगर मैंने सही अनुमान लगाया होता तो उसने जवाबी कार्रवाई की होती। तो हम क्या करें? ली बिंगयू ने फिर पूछा। इसके बाद उसके लिए करने के लिए कुछ ढूंढना स्वाभाविक है। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वांग नहीं चाहता कि चीजें इस तरह खत्म हो और वह भी ऐसा नहीं करना चाहता। राष्ट्रीय अतिथि होटल में कंपनी को जानने वाले लोग ली बिंगयू के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हुआंग फैंग कंपनी को आसानी से जाने देने की योजना नहीं बनाते हैं। उसने पहले वांग को हराया था, सिर्फ एक शुद्धावर्धक। हुआंग फैंग और ली बिंगयू के चले जाने के बाद वे यांगचेन की एक प्रसिद्ध प्रतिभूति कंपनी में चले गए। ली बिंगयुन हुआंग फैंग के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर हुआंग फैंग और ली बिंगयू के चले जाने के बाद पत्रकार नहीं गए, लेकिन ली बिंगयू की कंपनी में घुस गए और राष्ट्रपति वांग के साथ साक्षात्कार के लिए कहा। मिस्टर वांग, यह अच्छा नहीं है, बाहर कई पत्रकार हैं। हुआंग फैंग और उनकी पत्नी के चले जाने के बाद श्री वांग अपनी आंखों से काम कर रहे थे और उन्होंने अपने सचिव को रिपोर्ट करने के लिए आते सुना। घबराहट किस बात की है? जब रिपोर्टर आएगा तब आएगा। मैं घबराने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपको सामान्य समय में कैसे पढ़ा सकता हूँ? श्री वांग ने डांटा और फिर उन्होंने अपने सचिव से कहा, क्या आप वही पत्रकार हैं जो मैंने आपसे पूछा था पहले संपर्क करें? ये बहुत तेजी से आ रहा है। नहीं, वे लोग नहीं, ये अन्य पत्रकार हैं, श्री वांग के सचिव ने हकलाते हुए कहा।
अन्य पत्रकार श्री वांग भी थोड़ा स्तब्ध थे। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? क्या आप हमारी कंपनी के किसी स्टार का साक्षात्कार लेना चाहते हैं? इस तरह आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं और पत्रकारों की उपेक्षा नहीं कर सकते। एक मनोरंजन कंपनी शुरू करने के लिए पत्रकारों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। आखिरकार कई बार तो उन्हें अब भी इन पत्रकारों की मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे प्रचार हो या संकटकालीन जनसंपर्क, उन्हें इन पत्रकारों की मदद की जरूरत होती है। इसलिए श्री वांग ने इन पत्रकारों की उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। नहीं, उन्होंने श्री वांग का साक्षात्कार लेने के लिए कहा था, सेक्रेटरी ने धीमी आवाज में कहा। मेरा साक्षात्कार ले? श्री वांग और भी अधिक हैरान थे। मुझे क्या साक्षात्कार देना है? उन्होंने कहा कि वे ली बिंगयुन की समाप्ति के बारे में जानना चाहते हैं। सचिव ने कहा, ली बिंगयू की समाप्ति? कौन कहता है कि वो टूट गई है? मैंने अभी तक वादा नहीं किया है। श्री वांग ने गुस्से में कहा, यह महिला वास्तव में काफी है। उसने रिपोर्टर से जल्दी संपर्क किया और यह कहा, वो इसके माध्यम से मुझ पर दबाव बनाना चाहती थी। रिपोर्टर, सपना, आगे बढ़ो, उन्हें बैठक कक्ष में ले जाओ और मैं बाद में वहां पहुंचूंगा। चूंकि रिपोर्टर दरवाजे पर आया है, राष्ट्रपति वांग जानते हैं कि वो छिप नहीं सकते, अन्यथा रिपोर्टर ली बिंगयुन के शब्दों की रिपोर्ट करेगा और उसे और भी अधिक पीड़ा होगी। जब राष्ट्रपति वांग सम्मेलन कक्ष में पहुंचे तो वे अपने सचिव को जानते थे। वो अभी इतना घबराया हुआ क्यों था? यहाँ बहुत सारे पत्रकार थे और उनकी आत्माएं भी बहुत उत्साहित थी। जैसे ही श्री वांग प्रकट हुए, ये रिपोर्टर और अधिक उत्साहित हो गए, ठीक उसी तरह जैसे शार्क खून की गंध सूंघती हैं, और वे उनके चारों ओर झुंड में आ गए। धीमे हो जाओ सब लोग, एक एक करके श्री वांग ने जल्दी में कहा। मिस्टर वांग, आपके चेहरे पर लगी चोट का क्या मतलब है? सवाल पूछने में आगे रहने के लिए एक त्वरित रिपोर्टर मौजूद था। हालांकि उनके पहले प्रश्न का ली बिंगयू से कोई लेना देना नहीं था। राष्ट्रपति वांग की स्थिति देखकर अस्थायी तौर पर यह बात दिमाग में आई। मैंने गलती से इसे चोट पहुंचाई। श्री वांग ने कहा कि वो कहना चाहते थे कि यह हुआंग फैंग की लड़ाई थी। हालांकि एक सार्वजनिक कंपनी के प्रमुख के रूप में उन्हें किसी ने पीटा था। ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है और भविष्य में उसका मजाक बन जाएगा, इसलिए उसने झूठ बोलना चुना। बेशक मेरे दिल में इसका मतलब यह नहीं है कि वो इसे भूल गया। उसका इरादा हुआंग फैंग को जाने देने का नहीं था। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 953 स्क्रिप्ट घटनाएं। गलती से गिर गया। श्री वांग के शब्दों को सुनने के बाद कई पत्रकारों ने अपने होठों को अपने दिलों में बदल लिया है। वे किस प्रकार की मुद्रा में आ गए? हालांकि वे श्री वांग की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वे ली बिंगयुन के अनुबंध को समाप्त करने के उद्देश्य से आज ही यहाँ आए थे, इसलिए उन्होंने श्री वांग की चोट के बारे में पूछना जारी नहीं रखा। मिस्टर वांग, क्या मिस ली बिंगयुन कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त करने जा रही है? दूसरे रिपोर्टर से पूछा। ऐसी कोई बात नहीं, श्री वांग ने अपना सिर हिलाया और कहा। लेकिन यह वही बात है जो मिस ली बिंगयुन ने अभी अभी खुद कही है। बिंगयू के साथ कंपनी के अनुबंध नवीनीकरण में कुछ समस्याएं हैं। हालांकि मेरा मानना है कि बिंगयू अंततः कंपनी में रहेगा। आखिरकार बिंगयू कई वर्षों से यहाँ है और पहले से ही उसकी भावनाएं हैं और वह आसानी से नहीं जाएगा। श्री वांग ने कहा, क्या आपकी कंपनी कुछ ऐसी फिल्में बनाने के लिए मिस ली बिंगयू की भावनाओं का उपयोग करती है जिन्हें वो मूल रूप से नहीं बनाना चाहती थी? दूसरे रिपोर्टर ने पूछा। ऐसी फिल्म जो आप नहीं लेना चाहेंगे? हाँ, अभी मिस ली बिंगयू और उनके प्रेमी ने कहा कि कंपनी चाहती थी कि वह एक सीमित फिल्म बनाए और बातचीत विफल होने के बाद उन्होंने अनिच्छा से अनुबंध समाप्त करने का फैसला किया, एक रिपोर्टर ने समझाया। अफवाह, ये लाल फल की अफवाह है, राजा ने गुस्से से कहा। मिस्टर वांग का मतलब है कि आपकी कंपनी ने उन्हें ऐसी फिल्म बनाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन मिस ली बिंगयू ने कहा कि उनके पास कंपनी द्वारा दी गई स्क्रिप्ट थी। श्री वांग थोड़ी देर के लिए अवाक रह गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उन्होंने ली बिंगयू से ऐसी फिल्म बनाने के लिए कहा। हालांकि ली बिंगयू के मन में कंपनी छोड़ने का विचार आने के बाद उन्होंने और निदेशक मंडल ने उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और चाहते थे कि ऐसा निर्णय लेने से पहले उन्हें झुकना पड़े। अब ली बिंगयू ने इस इवेंट का समय बदल दिया है, जो उनके लिए कंपनी छोड़ने का एक बहुत अच्छा कारण बन गया है। यहाँ तक कि अगर उसने कहा कि वो पहले कंपनी छोड़ना चाहती थी, तो वो तर्क देगी कि उस समय उसके पास इतना मजबूत विचार नहीं था। ये कंपनी की अनुवर्ती प्रथा थी जिसने उसे दृढ़ बनाया, इसलिए राष्ट्रपति वांग को अब भी समझाना बेकार है। पत्रकार ये देखकर उत्साहित थे कि श्री वांग कुछ देर तक बोल नहीं सके। ऐसा लगता है कि ली बिंगयू और हुआंग फैंग ने पहले जो कहा वो सच है। इस तरह ये कंपनी ही है जिसने उसे छोड़ने का विकल्प चुनने के लिए बहुत ज्यादती की। ठीक है, इसमें कुछ गलतफहमियां हैं। मुझे लगता है कि बिंगयू को कंपनी के बारे में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए वो ऐसा अनुचित निर्णय लेगा। वैसे भी मुझे हमेशा विश्वास है कि बिंगयू कंपनी में रहेगा, श्री वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने रिपोर्टर को दूर धकेल दिया और कहा, ठीक है, मुझे कुछ और करना है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप मैनेजर ली से पूछ सकते हैं। उसके बाद श्री वांग चले गए। पत्रकारों के चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं है। उन्हें इन पत्रकारों से मिलकर अफसोस हुआ। साथ ही उन्हें समझ आया कि ली बिंगयू ने कंपनी छोड़ने का मन बना लिया है और उन्हें इसे बनाए रखने की जरूरत नहीं है। क्या आपने उन सभी पत्रकारों से संपर्क किया है जिन्होंने आपसे संपर्क करने के लिए कहा था? श्री वांग ने उदास चेहरे के साथ अपने सचिव से पूछा। ये सब जुड़ा हुआ है और होटल के निजी कमरे आरक्षित हैं, सचिव ने तुरंत उत्तर दिया। कुआ, श्री वांग ने उत्तर दिया और फिर फुसफुसाए, ली बिंगयू, क्योंकि आपने अंतिम निर्णय ले लिया है, इसलिए मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। जब वांग हमेशा इस बारे में सोचते थे कि ली बिंगयू से कैसे निपटे। ली बिंगयू और हुआंग फैंग पहले ही उस सिक्योरिटीज कंपनी से बाहर आ चुके थे। ली बिंगयू ने आश्चर्य से हुआंग फैंग को देखा और कहा, हुआंग फैंग, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? अरे राज, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, पैसे को लेकर कोई समस्या नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हुआंग फैंग को पता था कि ली बिंगयू किस बात को लेकर चिंतित है, इसलिए उसने उसे सांत्वना दी। ली बिंगयू ने सिर हिलाया।
चूंकि हुआन फैंग ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो चले, इसके बाद चलो अच्छा समय बिताएं और वांग के किसी कदम उठाने का इंतजार करें, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है, ली बिंगयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें यांगचेंग में अच्छा समय बिताने के लिए ले चलता हूँ। रेखा, हुआन फैंग ने उत्तर दिया। जब हुआन फैंग और ली बिंगयू खेलने जाते हैं तो शेयर बाजार बदल रहा होता है। ली बिंगयू का स्टॉक धीरे धीरे हासिल किया जा रहा है। हालांकि दूसरे पक्ष की तकनीक काफी पेशेवर है और हर बार इसे थोड़ा थोड़ा करके लागू किया जाता है, इसलिए किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, यहाँ तक कि ली बिंगयुन के शेयरधारक भी मौजूद नहीं है। दोपहर के समय श्री वांग ने कुछ पत्रकारों को भोजन पर आमंत्रित किया जिनके उनकी कंपनी के साथ अच्छे संबंध हैं। स्वाभाविक रूप से इसका उद्देश्य इन पत्रकारों को ली बिंगयुन को ब्लैकआउट करने के लिए कुछ लेख लिखने देना है और उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देना है जिसमें कोई विश्वास या कृतज्ञता नहीं है, साथ ही वो दिखने में साफ और दिल से गंदी महिला भी है। ये पत्रकार आमतौर पर इसी तरह के काम में लगे रहते हैं। वे इन मनोरंजन कंपनियों से निकटता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इन मनोरंजन कंपनियों को उन कलाकारों को ब्लैकमेल करने में मदद की है जिन्होंने पहले कंपनी छोड़ दी थी, इसलिए वे इस तरह के काम से काफी परिचित हैं। श्री वांग से लाभ प्राप्त करने के बाद इन पत्रकारों ने एक एक करके ताली बजाई और कहा कि उन्हें श्री वांग को संतुष्ट करना होगा। जहां तक इस मामले की वास्तविक स्थिति का सवाल है, यह उनकी चिंता का विषय नहीं है। वे लोगों का पैसा और लोगों की आपदा राहत लेते हैं। वे मूल रूप से इस मामले पर पैसा कमाते हैं। हालांकि इन पत्रकारों के लेख अभी तक नहीं लिखे गए हैं। दोपहर में उन पत्रकारों के लेख प्रकाशित हुए हैं जिन्होंने ली बिंगयुन और हुआंग फैंग का साक्षात्कार लिया था। चाहे वो पेपर मीडिया हो या ऑनलाइन मीडिया, उन्होंने ऐसी खबरें दी हैं कि ली बिंगयुन और कंपनी अनुबंध समाप्त करने वाले हैं और स्क्रिप्ट स्वाभाविक रूप से रिपोर्ट के दायरे में है। हालांकि श्री वांग ने पहले भी समस्या से निपटने के लिए लोगों की व्यवस्था की है, फिर भी ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने सच्चाई से समाचार रिपोर्ट किया है। एक समय श्री वांग की कंपनी जनता का लक्ष्य बन गई थी। विशेष रूप से ली बिंगयू के प्रशंसकों ने इस समय हुआंग फैंग और ली बिंगयू को सार्वजनिक रूप से दिखाई देना बंद कर दिया है, लेकिन उन्होंने वांग की कंपनी पर बहुत अधिक करने का आरोप लगाया है, जो बदल गए हैं, इस स्थिति को सहन नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि वे सामान्य लोग भी नहीं जो लोग ली बिंगयू के प्रशंसक नहीं है, वे भी इस समय खड़े हैं। उनकी राय में ली बिंगयू ने कंपनी को पूरी तरह से छोड़ दिया क्योंकि वो मनोरंजन सर्कल के छिपे हुए नियमों के अधीन नहीं होना चाहते थे। ऐसा व्यक्ति मनोरंजन जगत में बहुत कम होता है और स्वाभाविक रूप से सभी को अधिक पसंद आता है। इसलिए कुछ समय के लिए संपूर्ण मनोरंजन मंडल, यहाँ तक कि पूरा समाज वांग प्रधान कार्यालय के खिलाफ धर्मयुद्ध की आवाज उठा रहा है। ली बिंगयू के कंपनी छोड़ने से कंपनी पर असर पड़ेगा और अब स्क्रिप्ट घटना का कंपनी पर और भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 954 है करा हूँ। श्री वांग नहीं, कंपनी का स्टॉक नीचे है। दोपहर में जब श्री वांग अपने कार्यालय में थे, अपनी कंपनी और ली बिंगयुन के बारे में ऑनलाइन रिपोर्ट देख रहे थे, एक प्रबंधक ने अंदर आकर कहा, गिरने का मतलब है गिरना, आप इतनी जल्दी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। मैं आमतौर पर आपको कैसे शिक्षित करूं? श्री वांग ने गुस्से में कहा। इंटरनेट पर लगभग एक तरफा टिप्पणियां देखकर श्री वांग पहले से ही बहुत क्रोधित थे। अब अपने अधीनस्थों का प्रदर्शन इतना खराब देखकर उनका मूड स्वाभाविक रूप से खराब हो गया है। कंपनी की शेयर में गिरावट की आशंका पहले से थी। आखिरकार ली बिंगयू अभी भी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब ऐसा हुआ तो वे निवेशक उनकी कंपनी को लेकर आशावादी नहीं रहेंगे। स्टॉक में गिरावट भी वाजिब है। उसने पहले इस बारे में सोचा था तो वह ये जानकर कैसे संतुष्ट हो सकता है कि स्टॉक गिर गया है और उसका मूड नहीं बदला है, और यह कि उसके अधीनस्थों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन वे अभी भी इतने घबराए हुए हैं। मिस्टर वांग, स्टॉक की कीमत हमारी अपेक्षा से अधिक गंभीर रूप से गिर गई है, मैनेजर ने कहा। ये ली बिंगयुन के प्रशंसक होने चाहिए जो वास्तव में भोजन से भरे हुए हैं। श्री वांग ने कहा कि शेयर बाजार ऐसी आवाजों से भरा है जो उनकी कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। इनमें से कई आवाजें ली बिंगयुन के प्रशंसकों द्वारा बनाई गई हैं जो लगातार अपने आदर्शों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अब इंटरनेट पर ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो उनकी कंपनी पर हमला कर रही है। ये सामान्य है कि शेयर की कीमत गिर रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि गिरना इतना गंभीर होगा। ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी कंपनी के लिए ली बिंगयुन के महत्व को कम आंका था। कंपनी के शेयर तुरंत वापस खरीदें। कितने शेयर हैं और उन्हें कितने शेयर मिलते हैं? श्री वांग ने थोड़ा बदसूरत चेहरे के साथ कहा। हाँ, मैनेजर ने उत्तर दिया। प्रबंधक के बाहर जाने के बाद श्री वांग का चेहरा और अधिक बदसूरत हो गया। ली बिंगयुन कंपनी के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उसका मूड अब उतना ही खराब है, क्योंकि ली बिंगयुन अब कंपनी से संबंधित नहीं रहने के लिए अभिशप्त है। जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही चिंतित श्री वांग ने अपने सचिव को बुलाया और कहा, आप पत्रकारों से अपने लेखों को जल्दी करने का आग्रह करने जा रहे हैं। इसके अलावा लेख सामने आने के बाद आप कुछ नौसेना खरीदने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं और अंधेरा करते रहो, ठीक है? दूसरों को विश्वास करने दो कि ली बिंगयुन का जाना उसके अपने चरित्र का मामला है और इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ऐसा है। श्री वांग के सचिव ने कहा कि उन्हें लगता है कि आज के श्री वांग हमेशा विस्फोट के कगार पर थे, जिससे उन्हें सावधानी से निपटना पड़ा। उन पत्रकारों ने श्री वांग को अधिक देर तक प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा। जल्द ही काले ली बिंगयुन के लेख का एक टुकड़ा इंटरनेट पर दिखाई दिया। इन लेखों में ली बिंगयुन एक कृतघ्न व्यक्ति बन गए। उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला किया, किसी स्क्रिप्ट के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि वर्तमान कंपनी उनसे मेल नहीं खाती है, और साथ ही उन्होंने कंपनी टोनली के साथ एक नया सहयोग किया जिससे कंपनी को बहुत सारे लाभ मिले। सहमत नहीं हुए और दोनों पक्ष एक नहीं हुए। एक शब्द में, इन लेखों में ली बिंगयुन की छवि बेकार है। जो प्रशंसक उन्हें जानते हैं वे इन लेखों पर विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि बहुत सारे शुईजुन होंगे जो वांग हमेशा इन लेखों के तहत खरीदते हैं।
वे ली बिंगयुन को काला करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सच्चाई नहीं जानते हैं उन्हें इन लेखों पर विश्वास करने देते हैं। साथ ही श्री वांग की निर्णायक कार्रवाई और इन लेखों के प्रकाशन के कारण श्री वांग की कंपनी का स्टॉक अंततः स्थिर हो गया है। हालांकि श्री वांग को यह नहीं पता है कि जब वह लोगों को कंपनी के स्टॉक को वापस खरीदने की व्यवस्था करते हैं तो कुछ लोग कंपनी के कुछ स्टॉक को कम कीमत पर भी खरीदते हैं। इसके अलावा उनमें से बहुत सारे हैं। कंपनी के स्टॉक को वापस खरीदने के प्रभारी प्रबंधक को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो सकती है, इसलिए मैंने इसकी रिपोर्ट नहीं की। दोपहर में आधे दिन से हुआंग फैंग और ली बिंगयुन बाहर खेल रहे हैं। उन पर इंटरनेट की खबरों का कोई असर नहीं होता। वे अच्छे मूड में हैं। यांगचेंग में कई दिलचस्प जगहें हैं। ली बिंगयुन से पहले वह सिर्फ इतना जानता था कि कई जगहें नहीं गई हैं। आज उसने हुआंग फैंग के साथ अच्छा समय बिताया। शाम को वे अपने अपने आवास पर वापस चले जाते हैं। हुआंग फैंग ने ली बिंगयुन को फिर से सांत्वना दी। कंपनी के मामलों के बारे में चिंता न करें। यदि आप जल्दी हैं तो आपको कल परिणाम मिलेंगे। ली बिंगयुन स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग में विश्वास करते हैं। वास्तव में हुआंग फैंग के आने के बाद से उसे इस बारे में कोई चिंता नहीं है। अगले दिन जब राष्ट्रपति वांग अभी भी कल्पना कर रहे थे कि ली बिंगयुन की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई है, एक वीडियो इंटरनेट पर दिखाई दिया और लगभग सभी प्रमुख वेबसाइटों के पहले पन्ने की सुर्खियों में आ गया। वीडियो की सामग्री यह है कि निदेशक यांग होटल में थे और उन्होंने कहा कि उनके सभी कार्य कंपनी के शेयरधारकों द्वारा निर्देशित थे। वे कंपनी की नकदी गाय ली बिंगयुन को जाते हुए नहीं देखना चाहते थे। हालांकि वीडियो को हुआंग फैंग द्वारा प्रबंधित किया गया है और स्क्रिप्ट इवेंट से पहले और बाद के समय का खुलासा नहीं किया गया है। वीडियो सामने आते ही इसने लोगों का खूब ध्यान खींचा। हालांकि श्री वांग ने समस्या से निपटने के लिए दौड़ लगाए और कहा कि यह यांग पर्यवेक्षक था जिसने कंपनी के साथ अन्याय किया, लेकिन प्रभाव अच्छा नहीं था। उसी समय श्री वांग ने उन वेबसाइटों से भी संपर्क किया और उनसे वीडियो हटाना चाहा। हालांकि उन वेबसाइटों ने तुरंत उसे जवाब दिया और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। मिस्टर वांग, उन वेबसाइटों के लोगों ने कहा कि उनकी वेबसाइटें हैक कर ली गई हैं और अब उन्होंने वेबसाइटों पर से नियंत्रण खो दिया है। सचिव ने वांग जोगहुई को सूचना दी। क्या हैकिंग? श्री वांग स्तब्ध रह गए। तब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर कोई वेबसाइट हैक हो गई तो इसे संयोग ही कहा जा सकता है। हालांकि यदि ये वेबसाइटें एक ही समय में हैक की गईं, तो ये संयोग जितना सरल नहीं होगा। क्या ये ली बिंगयुन से संबंधित है? वांग ने मन ही मन सोचा, लेकिन कोई भी उसे इसका उत्तर नहीं दे सकता और उसने सोचा कि यह असंभव है। अच्छा काम, आहू। होटल के कमरे में हुआंग फैंग मुस्कुराए और चश्मा पहने एक युवक को ताली बजाई। बॉस, मुझे यही करना चाहिए, युवक ने डरते हुए तुरंत उत्तर दिया। हुआंग फैंग द्वारा आहू कहा जाने वाला व्यक्ति दुनिया से नहीं है, या पहले की दुनिया से नहीं है, लेकिन कल रात भंडारण बॉक्स की दुकान से है। इसमें उन्हें 60 मिलियन युआन का खर्च आया। कीमत कम नहीं है, लेकिन हुआंग फैंग को लगता है कि यह इसके लायक है, क्योंकि हुआंग फैंग द्वारा आहू नाम के गुलाम में सामान्य लोगों की हैकर क्षमता है। स्टोरेज बॉक्स के परिचय के अनुसार उनकी हैकर तकनीक, यहां तक कि सुदूर वास्तविक दुनिया के हैकर्स भी हुआंग फैंग को लगता है कि कीमत वास्तव में इसके लायक है। मूल रूप से हुआंग फैंग जियांगजू वापस जाकर इसका आदान प्रदान करना चाहता था। हालांकि अब उसे बस एक हैकर की जरूरत है। इसके अलावा उसके लिए भविष्य में हैकर के साथ अन्य काम करना अधिक सुविधाजनक होगा, इसलिए उसने एक्सचेंज किया। और आज सुबह आहू ने पहले ही योगदान दे दिया है, उन वेबसाइटों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और उस वीडियो को सबसे स्पष्ट स्थिति में रखा है। / इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 955 राष्ट्रपति वांग का अंत। हालांकि आहू आधुनिक लोगों से अलग नहीं लगता है, ये स्टोरेज बॉक्स स्टो के कार्यों में से एक भी है। ये हुआंग फैंग को गुलामों का रंग चुनने दे सकता है और साथ ही ये पृथ्वी पर सभी लोगों की भाषा बोल सकता है, यानी सबसे सस्ता व्यक्ति भी केवल कुली का गुलाम हो सकता है, और जब ये वास्तविक दुनिया में आने पर यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा जो कई भाषाएं बोल सकता है। हालांकि आहू मूलतः हुआंग फैंग का गुलाम है। हुआंग फैंग के शब्दों का कोई उल्लंघन नहीं किया जाएगा, और जब हुआंग फैंग उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे तो उन्हें डर लगेगा। ठीक है आहू, काम करते रहो, हुआंग फैंग ने आहू से कहा। ठीक है युवा मास्टर, आहू ने कहा कि हुआंग फैंग को आहू भी कहा जाता है। हालांकि यह थोड़ा अचानक था, यह उससे कहीं बेहतर था। हुआंग फैंग ने आहू से वीडियो अपलोड करना जारी रखने के लिए कहा। आपको पता होना चाहिए कि हुआंग फैंग के हाथ में जो वीडियो है वह केवल पहले वाला नहीं है। कल रात आहू के आदान प्रदान के बाद हुआंग फैंग ने उसे अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए वांग प्रधान कार्यालय के कंप्यूटर पर आक्रमण करने दिया। बाद में जिज्ञासा के कारण हुआंग फैंग ने सीधे वांग हेड ऑफिस के कंप्यूटर की पृष्ठभूमि में प्रवेश किया और हुआंग फैंग को वीडियो अपलोड करने दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके फोन में मुझे कई अप्रत्याशित लाभ हुए। उस कंप्यूटर में श्री वांग के कुछ वीडियो हैं। ये देखा जा सकता है कि ये सभी वीडियो श्री वांग द्वारा स्वयं लिए गए हैं। हुआंग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि श्री वांग भी फोटोग्राफी के शौकीन थे। हालांकि उनकी खुद की वीडियो कंप्यूटर में डालने की आदत बहुत अच्छी नहीं है। हुआंग फैंग को अब वे वीडियो आसानी से मिल जाते हैं, और ये वीडियो हुआंग फैंग की आंखें भी खोल देते हैं। साथ ही उन्हें मनोरंजन जगत के अंधेरे और छिपे नियमों की अधिक समझ है। ये वीडियो उन महिला सितारों के लिए वांग जोग के छिपे हुए नियमों की पूरी प्रक्रिया को ईमानदारी से रिकॉर्ड करते हैं। इनमें से अधिकांश महिला सितारे उनकी कंपनी की कलाकार हैं और उनमें से कुछ नहीं है। उनमें से हुआंग फैंग कल भी वांग जोग की जनता में थे। सिली ने जो सबसे प्रभावशाली चीज देखी वह जिया जिंगयुन थी। हुआंग फैंग को यहाँ जिया जिंगयुन के फलदार शरीर को देखने की उम्मीद नहीं थी। सच कहूं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिया जिंगयुन घमंडी है। उनका फिगर और शक्ल सूरत खराब नहीं है। बेशक हुआंग फैंग के दिल में ली बिंगयुन की तुलना में वे बदतर हैं।
जिया जिंगयुन के व्यवहार के कारण हुआंग फैंग को लगता है कि दूसरा पक्ष और ली बिंगयुन बिल्कुल भी बुरे नहीं है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इन वीडियो को देखकर हुआंग फैंग विनम्र नहीं है। उसने आहू से उन सभी की नकल करने को कहा। मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो जारी हुए तो काफी हलचल मच जाएगी। हालांकि हुआंग फैंग ने तुरंत सभी वीडियो जारी नहीं किए, लेकिन प्रतिभूति कंपनी से समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। हुआंग फैंग न केवल श्री वांग की कंपनी पर नकेल कसना चाहते थे, बल्कि उनसे लाभ कमाने का अवसर भी लेना चाहते थे। यांग के वीडियो के कारण वांग के शेयर की कीमत थोड़ी गिर गई। हुआंग फैंग द्वारा सौंपा गया व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं चुकेगा। उसने इसका कुछ भाग सोख लिया। कल के हिस्से को आत्मसात करने के अलावा हुआंग फैंग के पास अब बहुत सारे स्टॉक है। फिर वांग ने आशा के अनुरूप जनसंपर्क किया। हालांकि उन्होंने समस्या को पूरी तरह से हल नहीं किया, लेकिन आखिरकार उनकी कंपनी का शेयर मूल्य स्थिर हो गया। उसके बाद श्री वांग ने स्टॉक की कीमत को और अधिक स्थिर करने या बढ़ाने के लिए फिर से खरीदने के लिए नकदी ली। इस समय हुआंग फैंग द्वारा सौंपी गई प्रतिभूति कंपनी के लोग अवसर नहीं चुकेंगे। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए शेयरों का एक हिस्सा बेच दिया, जो कल खरीदे गए थे और ऊंची कीमत पर बेचे गए थे। ये जानते हुए कि प्रतिभूति कंपनी ने कार्रवाई पूरी कर ली है, हुआंग फैंग ने आहू से सभी वीडियो इंटरनेट पर डालने के लिए कहा। उन महिला सितारों के लिए हुआंग फैंग ने अभी भी कोड दिया। जहां तक राष्ट्रपति वांग का सवाल है, हुआंग फैंग इतने विनम्र नहीं थे और उन्हें एक स्टार बने रहने दिया। मिस्टर वांग, अच्छा नहीं, ऑनलाइन। मिस्टर वांग के सचिव फिर घबराए हुए मिस्टर वांग के कार्यालय में आए और बोले, राष्ट्रपति वांग इस बार उन्हें डांटने में बहुत आलसी है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने स्टॉक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अन्य शेयरधारकों को बुलाया, इसलिए उन्हें इंटरनेट के बारे में पता नहीं है। ऑनलाइन क्या चल रहा है, चलो बात करते हैं, श्री वांग ने कंप्यूटर चालू करते हुए कहा। इंटरनेट पर आपके कई वीडियो हैं, सचिव ने कहा। वीडियो श्री वांग थोड़ी देर के लिए चौंक गए, तब उसे बहुत बुरा लगा। इस समय उसका कंप्यूटर चालू हो चुका था। उसने यूं ही एक पोर्टल वेबसाइट खोल ली। शीर्ष पर एक वीडियो था और वीडियो का मुख्य पात्र वह था। जब श्री वांग ने वीडियो की सामग्री देखी तो उनकी आंखें अचानक काली हो गईं और फिर उन्हें लगा कि वह कांप रहे थे, जैसे कि वह बेहोश होने वाले थे। राष्ट्रपति वांग, सचिव जल्दी से राष्ट्रपति वांग की मदद के लिए आगे बढ़े और चिंता के साथ पूछा। चले जाओ, श्री वांग ने अपने सचिव को मोटे तौर पर धक्का दिया और इंटरनेट पर वीडियो देखते रहे। अब उसने तय कर लिया है कि पर्दे के पीछे कोई है। हालांकि निर्देशक यांग के पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो अधिक शक्तिशाली है। इसमें सिर्फ उनके अपने ही नहीं बल्कि उनकी कंपनी के भी कई सितारे शामिल हैं। ये निश्चित रूप से एक घोटाला है, एक बड़ा घोटाला है। जाओ और शेयरधारकों को वापस ले आओ, मैं एक बैठक करने जा रहा हूँ, श्री वांग ने अपने सचिव से कमजोरी से कहा। नहीं, हम यहाँ हैं। इस समय जो शेयरधारक अभी निकले थे वे फिर से श्री वांग के कार्यालय में दिखाई दिए और इस बार उनके चेहरे और भी बदतर थे। शेयरधारक के लिए जो श्री वांग के अलावा सबसे बड़ा शेयरधारक है, उसने श्री वांग की ओर निराशा से देखा और कहा, आपको इस मामले के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन आपके लिए कंपनी के पास ऐसी कोई चीज नहीं होगी। श्री वांग ने देखा कि उनके अधिकार को चुनौती दी गई है और वे इसका खंडन करना चाहते थे। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य शेयरधारकों ने उसे उसी बदसूरत चेहरे से देखा। वह जानता था कि उसके लिए कुछ भी कहना व्यर्थ है। ये शेयरधारक अब सोचते हैं कि वे खुद से नफरत करते हैं। वे पहले ली बिंगयुन से नफरत करते थे क्योंकि उनकी बैठक ने उनके हितों को नुकसान पहुंचाया था और अब अपने स्वयं के कारणों से उन्होंने उन्हें अपने हितों को खोने दिया। वे स्वाभाविक रूप से खुद को अच्छी नजर नहीं देंगे। मुझे लगता है कि आपके लिए वो पद छोड़ना बेहतर होगा, शेयरधारक ने जारी रखा। श्री वांग को लगता है कि अन्य शेयरधारकों का भी यही मतलब है। इस बार उसने और अधिक विरोध नहीं किया, मुंह में खून थूक दिया और बेहोश हो गया। हालांकि केवल उनके सचिव ही मौके पर उनकी जांच करने के लिए चिल्ला रहे थे। जहां तक अन्य शेयरधारकों की बात है, वे उसे उदासीनता से देख रहे थे, जिसका मदद करने के लिए कोई मतलब नहीं था। जल्द ही जब राष्ट्रपति वांग को अस्पताल भेजा गया तो कंपनी ने तुरंत एक बयान दिया कि पूर्व अध्यक्ष और महाप्रबंधक ने शारीरिक कारणों से अपने सभी पिछले पदों से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति वांग ने अपनी शक्ति पूरी तरह खो दी। // इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 956 औपचारिक समाप्ति। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास बहुत सारे साधन होंगे। शाम को भाई और बहन ली हुईमिन और हुआंग फैंग ने फिर से एक साथ रात्रिभोज किया। ली हुईमिन मुस्कुराते हुए हुआंग फैंग से कहते हैं, आखिरकार इस मामले में उसकी बहन भी शामिल है, इसलिए भले ही ली हुईमिन ने खुद ऐसा नहीं किया हो, वह किसी भी समय इस पर पूरा ध्यान देगा। स्वाभाविक रूप से उन्हें वांग प्रधान कार्यालय के मामलों के बारे में पता होगा। ये कहा जा सकता है कि आज सुबह पहले वीडियो के बाद से वांग का प्रधान कार्यालय व्यस्त है। हालांकि ये वह नहीं है जो वांग देखना चाहते हैं, क्योंकि सभी खबरें उनके और उनकी कंपनी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और राष्ट्रपति वांग का अनुभव ली हुईमिन भी जानते हैं। बेशक वह नहीं मानते कि राष्ट्रपति वांग वास्तव में शारीरिक कारणों से पद छोड़ रहे हैं। जाहिर है उनका त्यागपत्र ऑनलाइन वीडियो से संबंधित है और ऐसा लगता है कि यह अनुमान लगाना इतना कठिन नहीं है कि वीडियो किसका है। मेरे पास कोई साधन नहीं है, बिंगयुन गवाही दे सकता है। मैं इन 2 दिनों से खेल रहा हूँ, शायद कौन उससे परेशान है, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड किया। हुआंग फैंग ने खाना खाते समय कहा। ठीक है, मेरे साथ दिखावा मत करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। ली हुईमिन ने हुआंग फैंग से कहा कि वह जानते थे कि हुआंग फैंग परेशानी से डरते थे। आखिरकार आज उसने कई बड़ी वेबसाइटों को हैक कर लिया है। अगर उन वेबसाइटों की जांच की गई तो हुआंग फैंग को भी नुकसान होगा। हालांकि अब तक उन वेबसाइटों को यह पता नहीं चला है कि इस मामले का हुआंग फैंग से क्या लेना देना है। दूसरे शब्दों में आपके हैकिंग कौशल वास्तव में काफी अच्छे हैं।
ली हुईमिन ने कहा कि हुआंग फैंग की हैकिंग तकनीक स्पष्ट रूप से असामान्य है, जब वह एक ही समय में इतनी सारी बड़ी वेबसाइटों को हैक कर सकता है और उनके हाथों से नियंत्रण छीन सकता है। क्योंकि हुआंग फैंग अकेले यांगचेंग आए थे, ली हुईमिन ने निश्चित रूप से सोचा था कि हुआंग फैंग ने ऐसा किया था, दूसरों ने नहीं। औसत हुआंग फैंग अब इससे इनकार नहीं करते। उनका यह भी मानना है कि ली हुईमिन के पास खुद का समर्थन करने और अपनी पहचान बताने के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा। हालांकि हुआंग फैंग ली हुईमिन द्वारा अपनी हैकर तकनीक की प्रशंसा करने से थोड़ा शर्मिंदा है। आखिरकार यह आहू का श्रेय है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। विनम्र मत बनो, ली ने कहा। अब आप नहीं जानते कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। वे आपकी पहचान जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वे किस तरह के विशेषज्ञ हैं जिनके पास ऐसी तकनीक हो सकती है। हुआंग फैंग मुस्कुराता है और बोलता नहीं है। जब तक भाई और बहन ली हुईमिन खुलकर बात नहीं करते, हुआंग फैंग का मानना है कि कोई भी उनकी पहचान और आहू की तकनीक की जांच नहीं कर सकता। यह अभी भी विश्वास करने लायक है। हालांकि इस बार आपने बिंगयुन के साथ जो किया है वो काफी अच्छा है, ली हुईमिन ने कहा। इस बार क्योंकि हुआंग फैंग का कदम न केवल इसलिए है क्योंकि वांग की सामान्य स्थिति की गारंटी नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नष्ट हो गई है। यह उनकी कंपनी है। हालांकि अब इस पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन इसकी ताकत पहले जितनी अच्छी नहीं है। आखिर इतने बड़े कांड से उबरना बहुत मुश्किल है। अन्य शेयरधारकों के सत्ता में आने के बाद उन्होंने ली बिंगयुन से संपर्क किया और उन्हें फिर से वापस आने के लिए राजी करना चाहा। यदि ली बिंगयुन इस समय वापस जा सकते हैं तो यह उनकी कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। दुर्भाग्य से ली बिंगयुन छोड़ने के लिए दृढ़ है। चाहे वे उसे कितना भी मना लें, वह वापस नहीं जाना चाहेगी। वह पहले वापस नहीं जाना चाहती थी। अब कंपनी में ऐसा घोटाला हो गया है, स्वाभाविक रूप से वह अब उस कंपनी में नहीं रहना चाहती। उन शेयरधारकों के पास ली बिंगयुन को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस वक्त उनका सबसे अहम काम कंपनी की स्थिति को स्थिर करना है। अगर वे ली बिंगयुन की समस्या में उलझते रहे तो इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा अगर ली बिंगयुन की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मीडिया और आम जनता का ध्यान हमेशा उन पर रहेगा, और अब जाहिर है वे इतना ध्यान नहीं चाहते हैं। चीजों को शांत करना सबसे अच्छा है। इसलिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने अनुबंध को शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया। ली बिंगयुन के अनुबंध में ज्यादा समय नहीं था। वे शेयरधारक ली बिंगयुन को कुछ पैसे देना चाहते थे, लेकिन हुआंग फैंग ने उन्हें दृढ़ता से मना कर दिया। आखिरकार उन्हें शांतिपूर्वक ब्रेकअप करने का विकल्प चुनना पड़ा। ली बिंगयुन को अपनी आजादी वापस पाने के लिए 1% भी नहीं देना पड़ा। यह कहा जा सकता है कि हुआंग फैंग इस बार ली बिंगयुन के पिता और भाई से बहुत संतुष्ट है। वे जानते हैं कि वे जो नहीं जानते वही ये है कि हुआंग फैंग ने भी इस अवसर का फायदा उठाकर वांग प्रधान कार्यालय पर हमला किया और भाग्य बनाया। हुआंग फैंग, मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आपकी कंपनी कब स्थापित होगी। ली बिंगयुन ने हुआंग फैंग से कहा कि वह अब अपनी आजादी हासिल करने के बाद जल्द से जल्द हुआंग फैंग के साथ सहयोग करना चाहती है। कंपनी स्थापित हो गई है। हालांकि आपको काम करने के लिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ समय के लिए घर पर आराम कर सकते हैं। आखिरकार कंपनी अभी स्थापित हुई है और कई छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए इसे पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। फिलहाल औपचारिक रूप से काम करें, हुआंग ने कहा। हुआंग फैंग की मनोरंजन कंपनी की स्थापना झेंग शुआई के व्यस्त कार्यक्रम के तहत की गई थी। हालांकि जैसा कि उन्होंने कहा, अभी भी कई काम किए जाने बाकी हैं, जैसे कंपनी की सजावट, प्रत्येक इकाई के कर्मचारियों के साइनबोर्ड और यहां तक कि कुछ कलाकारों की भर्ती भी। इन चीजों को संभालना होगा और फिलहाल औपचारिक रूप से काम करने का कोई रास्ता नहीं है। ओह, ये सही है। ली बिंगयुन को कुछ पछतावा है, लेकिन वह समझ सकते हैं। आइए आराम करने के लिए इस समय का सदुपयोग करें। ली हुईमिन बहुत खुश है कि उनकी छोटी बहन घर पर रह सकती है। ये जानकर कि उसकी छोटी बहन हुआंग फैंग कंपनी में काम करने जा रही है, वह मुस्कुराता है और हुआंग फैंग को चेतावनी देता है कि वह अपनी छोटी बहन को धमका नहीं सकता, अन्यथा वह उसे जाने नहीं देगा। तियानलोग की दुनिया के 8 हिस्सों में डुआन यू को कई लोगों द्वारा घाटी से बचाया गया था और एक बार फिर यू लाओसन द्वारा घाटी में लाया गया, जहां उसने बादलों में क्रेन की आंतरिक शक्तियों को अवशोषित कर लिया और संयोग से यू लाओसन एक समय में अवशोषित अत्यधिक आंतरिक शक्तियों के कारण डुआन यू का शरीर अलग था, अचानक आंतरिक शक्तियों को सहन करने में असमर्थ था, जैसे कि यह किसी भी समय विस्फोट करने वाला था। डुआन यू के माता पिता स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित हैं। डुआन के चाचा, डाली के सम्राट डुआन झेंगमिंग, डुआन यू को बचाने के लिए उसे तियानलोग मंदिर में ले गए, जो वहां के प्रतिष्ठित भिक्षुओं की मदद करने के लिए तैयार थे और चाहते थे कि वे डुआन यू की मदद करें। वर्तमान में तियानलोग मंदिर की प्रतिष्ठा टूट रही है। आप यहाँ अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। मास्टर कुरोंग की आवाज अचानक आई। मास्टर कुरोंग डुआन झेंगमिंग के चाचा हैं। ये देखकर डुआन झेंगमिंग जल्दी से सलाम करने गए और कहा, मुझे नहीं पता कि मास्टर कुरोंग यहाँ है या नहीं, लेकिन मैं विनम्र नहीं हूँ। प्राथमिकताएं हैं। टुबो के राष्ट्रीय शिक्षक की नियुक्ति जल्द ही होने वाली है। झेंगमिंग, चूंकि आप यहाँ हैं, कृपया विवरण के लिए उन्हें देखें, मास्टर कुरोंग ने कहा। / इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 957 हातोयामा का आगमन। जहां तक मास्टर कुरोंग के अनुरोध की बात है, डुआन झेंगमिंग ने स्वाभाविक रूप से इसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने झुककर इसे बुलाया। ये टुबो मास्टर, जिसका नाम जियू मोजी है, एक मार्शल आर्ट समूह और बौद्ध धर्म में कुशल माना जाता है। इस समय एक प्रतिष्ठित भिक्षु ने डुआन झेंगमिंग को जियू मोजी का पूजा नोट सौंपा और कहा, मार्शल आर्ट में उनकी उपलब्धियां असाधारण हैं और वह दुनिया की उत्कृष्ट मार्शल आर्ट में बहुत रुचि रखते हैं, मास्टर कुरोंग ने कहा। इस समय पहले बोलने वाले भिक्षु ने डुआन झेंगमिंग को गंभीरता से देखा और कहा, इस बार वह 6 पल्स दिव्य तलवार के लिए आया था।
6 पल्स तलवार। डुआन झेंगमिंग आश्चर्यचकित थे। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह डाली के अद्वितीय कौशलों में से एक है। क्या आपके पास वास्तव में तलवार की यह तकनीक है? डुआन झेंगमिंग ने भी पहले 6 पल्स दिव्य तलवार की प्रतिष्ठा सुनी थी, लेकिन उन्होंने इस तलवार तकनीक को कभी नहीं देखा था। तो इस बार तियानलोग मंदिर के प्रतिष्ठित भिक्षु को इस तलवार तकनीक के बारे में बात करते हुए सुनना आश्चर्यजनक है। 6 पल्स दिव्य तलवार एक प्रकार की उन्नत मार्शल आर्ट है, जो वास्तविक क्यूई को नियंत्रित करने और अमूर्त में लोगों को चोट पहुंचाने के लिए उंगली की शक्ति का उपयोग करती है। यह एक यांग उंगली से बहुत ऊपर है। हालांकि कोई भी इसका अभ्यास करने में सक्षम नहीं है, ये पिछले 100 वर्षों में है, मास्टर कुरोंग ने कहा। और मास्टर कुरोंग के बगल में एक वरिष्ठ भिक्षु ने अपने चेहरे पर कुछ शर्म के साथ कहा, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि हालांकि इस मंदिर में एक धर्मरथ है, कोई भी धर्मरथ में निहित दिव्य कौशल का अभ्यास नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हातोयामा बुद्धि को कोई भय नहीं होगा। पूजा पोस्ट में उनके यहाँ आने का मकसद बिल्कुल साफ है। उनके अच्छे दोस्त मुरोगबो अपनी मृत्यु से पहले 6 पल्स वाली दिव्य तलवार का बहुत ध्यान रखते थे। हालांकि मरने तक उन्हें इसे देखने का मौका नहीं मिला। उसका अच्छा दोस्त होने के नाते वह उसकी इस इच्छा को पूरा करने में मदद करना चाहता था। इस बार वह मुरोगबो की कब्र के सामने 6 पल्स वाली दिव्य तलवार को जलाने के लिए तियानलोग मंदिर आए। हालांकि चाहे डुआन झेंगमिंग या तियानलोग मंदिर के प्रतिष्ठित भिक्षु हों, वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आज की दुनिया में केवल 6 लोग सफलता प्राप्त करने के लिए 6 पल्स दिव्य तलवार का अभ्यास करते हैं। दुर्भाग्य से तियानलोग मंदिर में हम में से केवल 5 लोग ही इस कौशल को समझ सकते हैं, मास्टर कुरोंग ने कहा। मास्टर कुरोंग झेंगमिंग सभी वरिष्ठ भाइयों के साथ 6 पल्स दिव्य तलवार का अभ्यास करने को तैयार है। आप दयालु हो और मेरे लिए शेव करें। डुआन झेंगमिंग ने अपने कपड़े उठाए और मास्टर कुरोंग के पीछे घुटनों के बल बैठ गए। हालांकि डुआन झेंगमिंग सम्राट हैं, उन्होंने कभी भी अपना कुंग फू कम नहीं किया है, इसलिए उनका कुंग फू तियानलोग मंदिर के कई प्रतिष्ठित भिक्षुओं के समान है और वह 6 पल्स दिव्य तलवार को समझने में पूरी तरह से योग्य और सक्षम है। मास्टर कुरोंग ने सिर हिलाया और फिर खुद डुआन झेंगमिंग का मुंडन किया। टुबो के गुरु आज शाम आ सकते हैं। अब मैं तुम्हें बेनचैन का नाम देता हूँ, मास्टर कुरोंग ने डुआन झेंगमिंग से कहा, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल कुरोंग, डुआन झेंगमिंग ने कहा। और क्योंकि कुमिकी जल्द ही यहाँ आएगी, मास्टर कुरोंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने डुआन झेंगमिंग से कहा, शिनजियांग के 6 चैनलों में से आप शाओयांग संजियाओ चैनलों में विशेषज्ञ हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, आइए शुरू करें। डुआन झेंगमिंग ने सिर हिलाया, फिर चित्र के अनुसार उन्होंने 6 पल्स दिव्य तलवार के मैनुअल तलवार का अभ्यास करना शुरू कर दिया और कई अन्य भिक्षुओं ने भी एक साथ अभ्यास किया। हटोया मोजी के आगमन से पहले 6 पल्स दिव्य तलवार में अधिक कुशल होने का प्रयास किया। इस समय डुआन यू, जो दूसरों के नियंत्रण में नहीं है, लटकती तलवार मैनुअल के खिलाफ भी अभ्यास करता है। शायद यह उसके दर्द को दूर करने के लिए है, शायद यह उसका ध्यान भटकाने के लिए है। वैसे भी डुआन यू इसे देखता है और अभ्यास करता है। हालांकि उसे जल्द ही महसूस होता है कि उसका शरीर ऐसा है मानो फट जाएगा, जो अधिक दर्दनाक है। तुम्हारे साथ क्या बात है? डुआन झेंगमिंग ने जल्दी से पूछा। मैं ग्रैंड मास्टर के नक्शे पर भाग्य की लाल रेखा को देखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी छाती फटने वाली है, डुआन यू ने शर्माते हुए कहा। युआ, तुम मेरे साथ आओ। डुआन यू की बातें सुनने के बाद मास्टर कुरोंग ने उससे बात की। डुआन यू ने सिर हिलाया और मास्टर कुरोंग का अनुसरण किया। हालांकि मास्टर कुरोंग ने 6 तलवारें इकट्ठी की और अपने चारों ओर डुआन यू से कहा, यह जानना आपकी रचना पर निर्भर करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस समय टुबो के राष्ट्रीय गुरु भी तियानलोग मंदिर के द्वार पर पहुंचे हैं। डुआन झेंगमिंग और अन्य लोगों ने अनुमान लगाया कि यह मुरोंगबो की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं था, बल्कि यह महसूस करने के लिए था कि उनका देश मार्शल आर्ट के मामले में दुनिया में प्रथम होना चाहिए। अन्य देशों की मार्शल आर्ट की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। वह इस बार दुनिया की सभी बेहतरीन मार्शल आर्ट सीखने और फिर उन सभी को त्यागने के लिए टुबो से चले गए। इस प्रकार टुबो की तुलना में किसी भी देश का सैन्य कार्य नहीं है, लेकिन इस बार वह तियानलोग मंदिर आए, यह उनका चुना हुआ पहला पड़ाव था। दूसरी ओर मास्टर कुरोंग को भी लगा कि टुबो के राष्ट्रीय गुरु आ गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों से 6 पल्स वाली दिव्य तलवार की खेती के बारे में पूछा। इस लड़ाई का तियानलोग मंदिर की उनकी 100 साल की प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मास्टर, हालांकि वह बहुत कुशल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह दुश्मन से मुकाबला करने में सक्षम है। किसी प्रतिष्ठित भिक्षु को यह कहना चाहिए कि उनका मूल कौशल बुरा नहीं है और उनकी प्रतिभा पर्याप्त है। हालांकि वे पूरी 6 पल्स वाली दिव्य तलवार की खेती नहीं कर सकते, लेकिन अगर वे किसी एक में माहिर हैं तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा बेन, मास्टर कुरोंग ने कहा, 3 पगोडा के नीचे तुमसे मिलने जाओ। हाँ, धर्म नाम के प्रख्यात भिक्षु को इसका उत्तर देना चाहिए। उसके बाद सभी लोग हातोयामोजी से मिलने के लिए 3 पगोडा भी गए। जहां तक डुआन यू का सवाल है, वह हमेशा उसका पीछा करता था। टुबो की युवा पीढ़ी के लिए कृपया बड़े गुरु को देखें। मास्टर कुरोंग को देखने के बाद श्री हातोयामा ने शिष्टाचार पूर्वक कहा, यह पता चला है कि मैं गुरु से बहुत दूर नहीं हूँ। यह अपमानजनक है, कृपया बैठ जाएं, मास्टर कुरोंग ने कहा। बुद्ध ने कहा कि अमरता, अमरता, गंदगी और अस्वच्छता भिक्षु की जड़ और बुद्धि सुस्त है, प्रेम और घृणा जीवन और मृत्यु को समझने में असमर्थ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्री मुरोंगबो की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई। भिक्षु का पत्र अवश्य होगा। यदि आपके मंदिर में भिक्षु का अनुरोध कठिन है, तो मुझे आशा है कि आप दयालु होंगे। बैठने के बाद श्री हातोयामा ने एक बार फिर यहाँ आने का अपना उद्देश्य प्रस्तावित किया। जब आप श्री मुरोंग से मिलते हैं तो यह भाग्य है। ये भाग्य है, आपको इसे मजबूर करने की आवश्यकता क्यों है? जब श्री मुरोंग ने दुनिया की तलवार तकनीक के बारे में बात की तो उन्होंने डाली में तियानलोग मंदिर की 6 पल्स वाली दिव्य तलवार को पहला स्थान दिया और कहा कि यह सबसे बड़ा अफसोस है कि वह इसे अपने जीवन में नहीं देख सके। हातोयामा ने कहा,
मुझे नहीं पता कि श्री मुरोग उस वर्ष व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं आए, प्रख्यात भिक्षु ने कहा। हाँ, श्री मुरोग जानते हैं कि 6 पल्स वाली दिव्य तलवार गोइसी शहर और मंदिर का खजाना है, जिसे उधार लेना असुविधाजनक है। हालांकि डाली में डुआन का परिवार एक शाही परिवार है, लेकिन वह न्याय की भावना को नहीं भूलते हैं। जियांगू लोगों से प्यार करता है और दुनिया में रहता है, इसलिए उसे इसे चुराना असुविधाजनक है, हातोयामा ने कहा। चूंकि आप और श्री मुरोग अच्छे दोस्त हैं, आपको उनकी विरासत का पालन करना चाहिए, जो उधार लेने या जबरन वसूली के लिए सुविधाजनक नहीं है। ये छोटा भिक्षु है जिसने एक बार कहा था कि श्री मुरोग को इसे अकेले लेने में असुविधा होती है। छोटा भिक्षु उसकी ओर से काम करता है। बड़ा पति एक शब्द भी कह सकता है और अपने जीवन और मृत्यु पर कभी पछतावा नहीं करेगा, हातोयामा ने चुटकी ली। / इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 958 तलवार स्पेक्ट्रम नष्ट। दूसरी ओर डुआन यू मास्टर कुरोंग की मदद से गुप्त रूप से 6 पल्स वाली दिव्य तलवार की खेती करता है। जल्दी मत करो, एक एक करके अभ्यास करो। हालांकि मास्टर कुरोंग को भी पता था कि स्थिति खतरे में है, डुआन यू ने भी इसे स्पष्ट रूप से देखा, इसलिए उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। हालांकि मास्टर कुरोंग ने डुआन यू को सांत्वना दी ताकि वह जल्दबाजी न कर सके। वह चाहे तो भी हासिल नहीं कर पाएगा, स्वाभाविक रूप से वह ये जानता था। डुआन यू ने सिर हिलाया और उसका चिंतित चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। उन्होंने 6 पल्स दिव्य तलवार के तलवार मैनुअल को एक एक करके देखना शुरू किया और उन सभी को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तियानलोग मंदिर के दूसरी ओर प्रख्यात भिक्षुओं और जियू मोजी ने द्वंद्व युद्ध किया है और मार्शल आर्ट प्रतिभा के योग्य है। यहाँ तक कि तियानलोग मंदिर में कई प्रतिष्ठित भिक्षुओं की घेराबंदी के बावजूद वे तब तक स्पष्ट गिरावट में नहीं आए जब तक कि मास्टर कुरोंग ने पहल नहीं की, जिसने उन्हें हरा दिया। मास्टर कुरोंग का ज़ेन कौशल असाधारण है और मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। हालांकि ये सच है कि 6 पल्स तलवार सिर्फ एक झूठा नाम है, श्री हातोयामा ने कहा। झूठा नाम कैसे रखें, सलाह मांगना है, प्रतिष्ठित साधु से पूछा। श्री मुरोग ने उस समय जिस चीज की प्रशंसा की वह 6 पल्स वाली दिव्य तलवार की तलवार तकनीक थी, न कि 6 पल्स वाली दिव्य तलवार की तलवार सरनी। तियानलोग मंदिर की तलवार सरनी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति में ये बिल्कुल वैसी ही है शाओलिन की अरहत स्टिक सरनी। कुनलुन स्कूल की अराजक तलवार श्रृंखला एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी तलवार तकनीक नहीं है। उसके लिए ये स्वीकार करना असंभव है कि वह 6 नारी से हार जाएगा। दिव्य तलवार अपने दिल में वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ है, चाहे वह तलवारबाजी हो या तलवारबाजी। क्या आपने अभी प्रतियोगिता जीती है या हमने तियानलोग मंदिर में जीत हासिल की है? पहली लड़ाई में आपके मंदिर का पलड़ा भारी है, दूसरी लड़ाई में आप जीतते दिख रहे हैं। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि जब वह छोटे थे तो वह मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली थे, वरना इस उम्र में वह इतना कुंफू नहीं सीख पाता। इसलिए हालांकि उसे कुछ नुकसान हुआ था, उसे 6 पल्स वाली दिव्य तलवार की भी कुछ समझ थी। इसके अलावा आखिरकार 6 पल्स वाली दिव्य तलवार का उपयोग करने के लिए इन लोगों को 6 लोगों के साथ जोड़ा जाता है। कोई भी 6 नारी वाली दिव्य तलवार का इतनी आसानी से उपयोग नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से उसे खामियों को देखना भी आसान होगा, और मास्टर कुरोंग इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हैं। इसलिए जब दोनों पक्ष दोबारा मिलेंगे तो उन्हें पता है कि इस बार वे हवा में गिर सकते हैं। एक बार जब वे हार जाते हैं तो वे 6 पल्स वाली दिव्य तलवार सौंप देंगे, जो उनके लिए अस्वीकार्य है। आखिरकार डाली में यह उनका अनोखा कौशल है और इसे उजागर नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि वे एक दूसरे को नहीं देते हैं तो ये तियानलोग मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह हातोयामाजी इतना शक्तिशाली है। कुछ परेशान मास्टर कुरोंग डुआन यू को अपनी आंखों से देखते हैं। इस समय डुआन यू ने 6 पल्स तलवार की सभी तलवार पुस्तकें पढ़ी हैं। उन्होंने कितना सीखा है मास्टर कुरोंग निश्चित नहीं है। हालांकि इस समय उनके पास झिझकने के लिए ज्यादा समय नहीं है। तब मास्टर कुरोंग ने डुआन यू के हाथ में 6 पल्स वाली दिव्य तलवार की तलवार ली और उसे अपनी उंगली की शक्ति से जला दिया। 6 नारी वाली दिव्य तलवार की तलवार मैनुअल सभी लोगों की आंखों के नीचे धीरे धीरे जलकर राख हो गई। ये सिर्फ इतना है कि जब मास्टर कुरोंग ने देखा कि 6 पल्स वाली दिव्य तलवार जलने वाली थी तो ये थोड़ा अलग लग रहा था। वह थोड़ा भ्रमित था। हालांकि वह सिर्फ हातोयामा को इसे जब्त करने से रोकना चाहता था, इसलिए उसने बहुत सारी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। तलवार का स्पेक्ट्रम बहुत तेजी से जल रहा था, बस पलकें झपक रही थीं। तलवार का स्पेक्ट्रम राख में बदल गया था और फिर हवा के नीचे बह गया। वह हवा में बिखर गया था, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट इतनी उन्नत थी कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या हो रहा है? या क्या आपकी आंखें चकाचौंध हो गई हैं? मास्टर कुरोंग ने मन ही मन सोचा कि उसने तलवार के स्पेक्ट्रम में एक बड़ा बदलाव देखा है। हालांकि तलवार स्पेक्ट्रम उसकी अपनी आंखों के सामने जल गया था। अगर किसी ने इसे लूट भी लिया तो भी वह इसे दिखा नहीं पाएगा। तलवार का स्पेक्ट्रम तो अभी भी जल रहा था। हालांकि अब कुछ भी सोचना बेकार है। तलवार मैनुअल पूरी तरह से गायब हो गया है। मास्टर कुरोंग केवल इस संदेह को हमेशा के लिए अपने दिल में रख सकते हैं। इस समय श्री हातोयामा ने भी प्रतिक्रिया दी है। 6 पल्स दिव्य तलवार की तलवार मैनुअल प्राप्त करने से खुद को रोकने के लिए तियानलोग मंदिर ने अप्रत्याशित रूप से ऐसी चरम चीजें की। बेशक वह बहुत क्रोधित था, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात भी थी। यहाँ आने से पहले उसे अभी भी 6 पल्स वाली दिव्य तलवार के जादू के बारे में कुछ संदेह था। वह निश्चित नहीं था कि 6 पल्स वाली दिव्य तलवार पौराणिक तलवार जितनी शक्तिशाली थी या नहीं। हालांकि जब उन्होंने 6 पल्स वाली दिव्य तलवार की तलवार श्रृंखला सीखी तो उन्हें यकीन हो गया कि 6 पल्स वाली दिव्य तलवार बिल्कुल एक जादुई कौशल थी। मास्टर कुरोंग सहित 6 लोग अभी तक 6 पल्स वाली दिव्य तलवार में शामिल नहीं हुए थे। तलवारों की मार्शल आर्ट का अभ्यास चरम सीमा तक किया गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति केवल एक ही तरीके से काम कर सकता है और एक दूसरे के साथ सहयोग करना अजीब है।
लेकिन फिर भी वह भी इस तलवार व्यू से हार गया। हालांकि उसने अभी इसका खंडन किया था, वह अपने हृदय में 6 पल्स वाली दिव्य तलवार की शक्ति को समझता था। यदि वह सभी 6 नाड़ी वाली दिव्य तलवार का अभ्यास कर सके तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। इसके अलावा 6 पल्स दिव्य तलवार स्पष्ट रूप से एक अद्वितीय कौशल है और ये दुनिया के सभी उत्कृष्ट कौशलों के लिए एक उत्कृष्ट कौशल है जिसमें मेरी रुचि है। मैं इस कुंग फू को छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूँ? ये सिर्फ इतना है कि कुरोंग, बूढ़े भिक्षु, ने वास्तव में 6 पल्स दिव्य तलवार की तलवार मैनुअल को अपने सामने जला दिया, जो वास्तव में बहुत गुस्से वाली बात है। आखिरकार हातोयामाची क्रोधित हो गया और व्यर्थ में यहाँ नहीं आना चाहता था। जब वह चला गया तो वह डुआन झेंगमिंग को गिरफ्तार करने जा रहा था। उसने अभी अभी डुआन झेंगमिंग की पहचानी थी। उन्हें अद्वितीय ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। किसी सम्राट को स्वयं पकड़कर वापस जाना अच्छा है। ये सिर्फ इतना है कि डुआन यू स्पष्ट रूप से अपने चाचा को पकड़ा हुआ नहीं देखना चाहता है, इसलिए ऊपर जाए और डुआन झेंगमिंग को मिस्टर हातोया के हाथों से बचाने की कोशिश करे। बचाव की प्रक्रिया में डुआन यू ने गलती से 6 पल्स वाली दिव्य तलवार का इस्तेमाल किया जो उसने अभी सीखी थी, जो बहुत कुशल नहीं थी, जिससे उसकी आंखें उज्जवल हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि युवा गुड़िया 6 पल्स वाली दिव्य तलवार भी सीख लेगी। चूंकि 6 पल्स वाली दिव्य तलवार का तलवार स्पेक्ट्रम नष्ट हो गया है, वह छोटी गुड़िया को क्यों नहीं ले जाता? यह एक जीवित तलवार पुस्तिका है। ये सोचकर जियोमोजी ने डुआन यू के साथ लड़ाई की जब अन्य लोग तैयार नहीं थे, और लड़ाई की प्रक्रिया में डुआन यू जानबूझकर तियानलोंग मंदिर में लोगों से बहुत दूर था। डुआन यू ने अभी अभी 6 पल्स दिव्य तलवार सीखी है और अब वह होने की स्थिति में निश्चित रूप से वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अतः अंततः उसके सामने ही उसे पकड़ लिया गया। डुआन यू को पकड़ने के बाद जियो यहाँ नहीं रुका और जल्दी में डाली को छोड़ दिया। / इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 959 बाइज या और की खोज। हुआन फेंग 2 दिनों के लिए बाहर गया है और मुझे नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। ली बिनग्यून के साथ ये लंपट आदमी शायद खुश है। शाम को धोने के बाद बाई जियाओरो अपने कमरे में वापस नहीं गई, बल्कि हुआन फेंग के कमरे में आ गई। हुआन फेंग के साथ संबंध बनाने के बाद उसे एहसास हुआ कि हुआन फेंग के प्रति उसका लगाव और भी अधिक बढ़ गया था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले नहीं सोचा था। हालांकि उसने यह बात हर समय हुआन फेंग से नहीं कही, लेकिन उसका मन इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि वो क्या सोचती है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से अकेला हो, उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार न हो और अचानक उसका हुआन फेंग के साथ ऐसा रिश्ता हो। बाई जियाओरो अब और अधिक असंतुलित हो गई है। हुआन फेंग को उसके चले जाने का डर रहता था। अब बाई जियाओरो जानती है कि अगर हुआन फेंग खुद नहीं बनना चाहता तो वो बहुत दुखी होगा। हुआन फेंग के यांगचेंग जाने के बाद बाई जियाओरो उसके लिए तरस रही थी। क्योंकि खिड़की के कागज में पहले छेद किया गया था, बाई जियाओरो इन 2 दिनों में हुआन फेंग के शयन कक्ष में सोई थी क्योंकि उसे हुआन फेंग की याद आती थी। वह पहले सोई नहीं थी और उसे कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा अगर वह यहाँ सोता था तो वह हुआन को शिखर की सांस महसूस कर सकता था। हालांकि वास्तविक व्यक्ति को देखे बिना बाई जियाओरो का दिल अभी भी थोड़ा असहज है। वो हुआन फेंग के पहले वापस आने का भी इंतजार कर रहा है। ये सब तुम्हारे बारे में है। मैंने पहले ऐसा नहीं किया। बाई जियाओरो की शिकायत है कि वह एक ऐसी इंसान हुआ करती थी जिसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। जब वह अपना काम कर रही होती थी तो ज्यादा सोचती नहीं थी, लेकिन अब जब वह आजाद होती है तो हमेशा हुआन फेंग के बारे में सोचती है। अपने सपने में भी वह अक्सर हुआन फेंग के सपने देखती है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस वजह से बाई जियाओरो को अपने दिल में हुआन फेंग के महत्व का एहसास हुआ। वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जैसे ही बाई जियाओरो बिस्तर पर लेटी हुई थी, हुआन फेंग की सांसों को महसूस कर रही थी, उसने अचानक हुआन फेंग के बिस्तर के नीचे प्रकाश की एक चमक देखी। उसे यकीन था कि उसकी आंखों की रोशनी नहीं है। हालांकि वह अपने मन में हुआन फेंग के बारे में सोच रही थी, फिर भी उसमें कुछ सतर्कता थी, इसलिए वह पहली बार प्रकाश दिखाई देने पर दिखाई दी। क्या? बाई जियाओरो अचानक संदेह से भरी हुआन फेंग के बिस्तर से उठ बैठी। उसके बाद बाई जियाओलिसुओ बिस्तर से उठी और हुआन फेंग के बिस्तर की ओर देखने के लिए झुकी। अब हुआन फेंग के बिस्तर के नीचे केवल एक ही चीज है, वो है बड़ा भंडारण बॉक्स। इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या प्रकाश इसी से निकला? बाई जियाओरो ने बड़े भंडारण बॉक्स को बाहर खींचते हुए खुद से कहा। अगर मैं सिर्फ हुआन फेंग की चीजों को इस तरह देखता हूँ तो क्या गलत है? बाई जियाओरो हुआन फेंग के भंडारण बॉक्स को देखने ही वाली थी, लेकिन वह अचानक रुक गई और झिझक गई। आखिरकार इसमें सब कुछ हुआन फेंग का सामान होना चाहिए। हुआन फेंग यहाँ नहीं है। ऐसा लगता है कि उनकी इजाजत के बिना देखना अच्छा नहीं है। मैं देखूंगा और मैं उसकी चीजें नहीं लूंगा। इसके अलावा स्टोरेज बॉक्स में जो है वो देखने लायक नहीं है। बाई जियाओरो खुद को सांत्वना देती है और कहती है कि इसका मुख्य कारण यह है कि वो अभी प्रकाश के बारे में बहुत उत्सुक है, इसलिए यदि वो इसे नहीं देखती है तो वो थोड़ी परेशान है। इसके अलावा जैसा कि उसने कहा, भंडारण बॉक्स आमतौर पर विविध वस्तुओं से भरा होता है। इसमें वास्तविक निजी बातें नहीं डाली जाएंगी। अपने लिए एक अच्छा कारण ढूंढने के बाद बाई जियाओरो ने फिर भी भंडारण बॉक्स का ढक्कन खोला। बाद में इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक पूरा बक्सा चीजों से भरा है। इसके अलावा यह वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। यह विविध वस्तुओं, पत्रिकाओं, कपड़ों, फलों इत्यादि से भरा हुआ है। हालांकि ये सभी चीजें उपलब्ध है। एक बात समान है कि वॉल्यूम बहुत छोटा है और जगह बड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ कई तरह की चीजें ही रखी जा सकती हैं। क्या यहाँ कोई पेंटिंग है? बाई जियाओरो जल्द ही कई चित्रों से आकर्षित हो गई। आखिर बाकी चीजें तो बड़ी नहीं है, बस ये पेंटिंग्स ही लंबी है। इसके अलावा ये पेंटिंग्स शीर्ष पर लगी है, इसलिए उसने उन्हें एक नजर में देखा। बाई जियाओरो ने उत्सुकता से स्क्रॉल उठाया और देखना चाहा कि उस पर क्या चित्रित है।
6 पल्स तलवार। स्क्रॉल पर पारंपरिक चीनी अक्षरों में लिखे शब्दों को देखकर बाई जियाओरू ने कहा, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, हुआंग फैन किस स्टॉल से खरीद रहा है, या कौन सी 6 पल्स वाली तलवार? क्या दुनिया में कोई 6 पल्स वाली तलवार है? जाहिर है, बाई जियाओरू का मानना नहीं है कि इस तस्वीर में 6 पल्स तलवार मार्शल आर्ट उपन्यासों में अद्वितीय मार्शल आर्ट है, बस एक उबाऊ व्यक्ति द्वारा बनाया गया मजाक है। हालांकि बाई जियाओरू अपनी आंतरिक शक्ति भी विकसित करती है। स्वाभाविक रूप से उसे कुंग फू में बहुत रुचि है। अब उसके पास करने को कुछ नहीं है तो वो ये सारे घेरे बिस्तर पर फैला देती है। शाओ शांग तलवार, शांग्यांग तलवार, झोंग चोंग तलवार, गुवानाचोंग तलवार, शाओ चोंग तलवार, शाओज तलवार। ठीक है, ये काफी पूर्ण है। ये वास्तव में संबंधित हाथ के 6 मेरिडियन है और एक विस्तृत संचालन मार्ग और परिचय है। विक्रेता वास्तव में चौकस है, बाई जियाओरू ने देखते हुए खुद से कहा। जब इन 6 चित्रों को खोला गया तो 6 चित्र निकले। इन चित्रों पर EQ पॉइंट और मेरिडियन का वर्णन है। इन याम्योत्तरों पर भी आंतरिक बल गति की लाल रेखाएं होती हैं। उनके बगल में मौखिक विवरण भी है। ये कहा जा सकता है कि वे बहुत विस्तृत हैं, जो बाई जियाओरू को आश्चर्यचकित करता है। आखिरकार बाई जियाओरू को मार्शल आर्ट में बहुत रुचि है, इसलिए जब वह चित्र को देखती है तो वह अवचेतन रूप से अभ्यास करने के लिए दौड़ती हुई लाल रेखा का अनुसरण करती है, जिसका उसे एहसास नहीं होता है। और जब वह वहां थी तो पूरा व्यक्ति स्तब्ध रह गया, क्योंकि जब वह अपनी आंतरिक शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए लाल रेखा का अनुसरण कर रही थी तो उसके शरीर में एक वास्तविक वायु प्रवाह हो रहा था। उसने अभी जो खेती की थी वह हाथताइन फेफड़े का मेरिडियन था, जो शाओशांग तलवार है। तब उसे महसूस हुआ कि उसके दाहिने अंगूठे पर कोई छिपी हुई आंतरिक शक्ति एकत्रित हो रही है, लेकिन वह चाहती थी कि जब यह आंतरिक शक्ति बाहर निकल जाए तो ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि वह अपने अंगूठे से क्रोधित नहीं हो पाए है, उसे बस यह अच्छी तरह से याद है, जैसा कि उसने चित्र पर कहा था। क्या ये तस्वीरें सच हैं? ऊपर वर्णित साधना कौशल वास्तव में विकसित किया जा सकता है। ये वास्तव में 6 चैनल वाली दिव्य तलवार है। बाई जियाओरू का चेहरा अविश्वास से भरा था। /// इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 960 दिल सचमुच बड़ा है। आधुनिक समाज में आंतरिक शक्तियां और कौशल भी हैं। बाई जियाओरू स्वाभाविक रूप से यह जानती है। वह आंतरिक शक्तियों और कौशलों को स्वयं भी विकसित करती है। हालांकि वे आंतरिक शक्तियां और कौशल उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितने मार्शल आर्ट उपन्यासों में वर्णित हैं। बाई जियाओरू का अनुमान है कि यदि व्यवहारिक कौशल को मार्शल आर्ट उपन्यासों में डाला जाता है तो वे अधिकतम तीसरे दर्जे के होते हैं, या मार्शल आर्ट उपन्यासों में लियू के कौशल भी नहीं होते हैं, क्योंकि शक्ति के संदर्भ में, साथ ही डिग्री तक खेती के मामले में कौशल मार्शल आर्ट उपन्यासों में वास्तविकता और कौशल पूरी तरह से अतुलनीय है। हालांकि आखिरकार मार्शल आर्ट उपन्यास केवल मार्शल आर्ट उपन्यास है। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि मार्शल आर्ट उपन्यासों में अद्वितीय कौशल वास्तविकता में भी दिखाई दे सकते हैं, जो बिल्कुल असंभव है। वे सभी उपन्यासों के लेखकों द्वारा संकलित हैं। यदि कोई है तो वे एक एक करके अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएंगे। हालांकि वास्तविक स्थिति यह है कि ये लोग केवल सामान्य लोग हैं। सामान्य लोग अब सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकते। बाई जियाओरू का विचार भी यही है। आज से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मार्शल आर्ट उपन्यासों में कुंग फू को हकीकत में देख पाएगी। इसलिए जब उसने स्क्रॉल पर 6 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड शब्द लिखे देखे तो उसने सोचा कि यह दूसरों द्वारा बनाया गया था। यह सच नहीं हो सकता। वह उब गई थी, इसलिए वह पुस्तक खोलती थी। यदि वह सामान्य होती तो भी वह इसे पढ़ नहीं पाती। हालांकि अभी उसके शरीर में आंतरिक शक्ति की हलचल लोगों को धोखा नहीं दे सकती है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि 6 पल्स वाली दिव्य तलवार वास्तव में स्क्रॉल पर मर चुकी है। मुझे यकीन है कि ऊपर दर्ज कौशल को विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा बाई जियाओरू के निर्णय के अनुसार उपरोक्त कौशल अन्य कौशलों से कहीं अधिक है जो वह पहले से ही जानती है। ये गहन है। जाहिर तौर पर यह कोई सामान्य प्रथा नहीं है। ये सोचकर बाई जियाओरू को हुआंग फैंग को बुलाने का आवेग आया। वह हुआंग फैंग से पूछना चाहती है कि स्क्रॉल कहां से आया और उपरोक्त कौशल क्या है, और क्या वे 6 पल्स तलवार है। हुआंग फैंग से पूछने के बारे में बाई जियाओरू के मन में बहुत सारे संदेह हैं, लेकिन वह इसमें मदद नहीं कर सकती। आखिरकार पेंटिंग को उसी ने छिप कर देखा था। हालांकि शुरुआत में उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। आखिरकार उसके पास हुआंग फैंग की अनुमति नहीं थी। और बाई जियाओरू का यह भी मानना है कि अगर हुआंग फैंग खुद को बताना चाहता है तो वह खुद बताने की पहल करेगा और उसे उससे सवाल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसके पास हुआंग फैंग को बुलाने का आवेग नहीं था, फिर भी बाई जियाओरू ने इस घटना को हुआंग फैंग के सामान्य कार्यों से जोड़ा। उसे याद आया कि वह यहाँ हुआंग फैंग के साथ 2 बार सोई थी। जब वह अगले दिन उठी तो हुआंग फैंग भंडारण बॉक्स को देख रहा था। उस वक्त उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग की नजर से ऐसा लगता है कि साधारण स्टोरेज बॉक्स कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें हुआंग फैंग की महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल हैं। बेशक बाई जियाओरू को नहीं पता कि यह स्टोरेज बॉक्स अन्य अंतरिक्ष चीजों की जगह ले सकता है। वह बस यही सोचती है कि इस भंडारण बॉक्स का उपयोग हुआंग फैंग के कीमती सामानों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। वह नहीं जानती कि ये मूल्यवान वस्तुएं कहां से आती हैं। भंडारण बॉक्स के अलावा हुआंग फैंग उन चीजों के बारे में उत्सुक था जो वह अचानक गंभीर हो गई थी। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल होने के लिए आवेदन करने से पहले हुआंग फैंग की स्थिति की जांच की थी, क्योंकि वह हुआंग फैंग की मदद करना चाहते थे। सामान्यतया हुआंग फैंग तियानजियाओ समूह में शामिल होने तक बहुत आम थे, या ये सुनना अच्छा नहीं था कि वास्तव में उन्हें कुछ सफलताएं मिली। आखिरकार ग्रेजुएशन के बाद इतने लंबे समय तक उनके पास कोई स्थिर नौकरी भी नहीं थी। ये कहने का कि वह असफल हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ अन्याय हुआ। हालांकि तियानजियाओ समूह में प्रवेश करने के बाद से सब कुछ बदल गया है। हुआंग फैंग के पास अचानक एक मजबूत कौशल है और उसने आंतरिक शक्ति भी सीख ली है। यदि यह सिर्फ कौशल है तो ये कुछ भी नहीं है।
आखिरकार ऐसी कई जगहें हैं जहां वह अब अपने कौशल का अभ्यास कर सकता है। हालांकि आंतरिक शक्ति को बिल्कुल भी नहीं सीखा जा सकता है। उसने सोचा कि यह एक आकस्मिक मुठभेड़ है। हो सकता है कि यह सेंक्सियू जैसा कोई व्यक्ति हो जिसने उसे आंतरिक शक्ति सिखाई हो, लेकिन अब लगता है कि सच्चाई वो नहीं है जो मैं सोचता हूँ। आंतरिक शक्ति के अलावा हुआंग फेंग के पास अचानक कुछ ऐसे कौशल हैं जो आम लोगों के पास नहीं है, जो कि संदिग्ध भी है। आखिरकार हुआंग फेंग एक साधारण व्यक्ति है, इसलिए ये समझाने का कोई तरीका नहीं है कि उसकी तकनीकी चीजें कहां से आती हैं। हालांकि ये संभव है कि अन्य लोग भी अपने जैसे ही हों। हालांकि वे इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि ये चीजें कहां से आती हैं। हालांकि इस दुनिया में कई अद्भुत चीजें हैं। हो सकता है कि हुआंग फेंग ने किसी हताश तकनीशियन से इसे खरीदने के लिए पैसे खर्च किए हो। यह असंभव नहीं है, हालांकि यह बहुत छोटा है। बाई जियाओरो ने पहले इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज 6 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड की खेती विधि देखने के बाद उनके कई विचार बदल गए हैं। हालांकि वह हुआंग फेंग को लंबे समय से जानती है और उनके बीच घनिष्ठ संबंध भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह हुआंग फेंग को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती है और हुआंग फेंग उसकी अपनी नजर में और अधिक रहस्यमय हो गया है। कोई बात नहीं, जब तक हुआंग फेंग मुझे पसंद करता है। हालांकि उसे हुआंग फेंग के बारे में कई चीजों के बारे में कुछ संदेह और जिज्ञासा थी। बाई जियाओरो के पास कोई अन्य विशेष विचार नहीं था। हुआंग फेंग पर मुकदमा करने का विचार तो दूर की बात है। वह सिर्फ हुआंग फेंग की चीजों के बारे में जानने को उत्सुक थी और उसे कोई प्रतिकूल विचार नहीं था। बाई जियाओरो की दुनिया में हुआंग फेंग अब उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हुआंग फेंग का व्यवसाय उसका व्यवसाय है। जब उसे हुआंग फेंग के व्यवसाय के बारे में पता चलेगा तो वह इसे केवल उसके लिए गुप्त रखेगी, लेकिन उसे नहीं बताएगी या उसके लिए कुछ भी हानिकारक नहीं करेगी। मैं इंतजार करूंगा कि हुआंग फेंग मुझे इस बारे में व्यक्तिगत रूप से बताएं। बाई जियाओरो ने 6 पल्स डिवाइन तलवार की तलवार मैनुअल को हटा दिया और कहा कि उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सामान्य बात थी, वह इसे देखेगी। अब यह संभवतः एक अद्वितीय दिव्य कौशल विकसित करने का एक तरीका है और वह स्वाभाविक रूप से इसे देखना जारी नहीं रख सकती है। यहां तक कि अगर वह इसे देखना भी चाहती है तो वह हुआंग फेंग की मंजूरी के बाद ही ऐसा कर सकती है। बाई जियाओरो ने तस्वीर को फिर से स्टोरेज बॉक्स में रख दिया। फिर उसने स्टोरेज बॉक्स का ढक्कन बंद कर दिया और उसे फिर से बिस्तर के नीचे धकेल दिया। भंडारण बक्से में कोई अन्य अच्छी चीजें हैं या नहीं, इसके लिए उसने देखना जारी नहीं रखा। हुआंग फेंग का भंडारण बॉक्स स्पष्ट रूप से उसके दिल में कोई साधारण नहीं था। हुआंग फेंग की अनुमति के बिना वह भंडारण बॉक्स को दोबारा नहीं छुएगी। बिस्तर के नीचे भंडारण बॉक्स को देखते हुए बाई जियाओरो ने खुद से कहा, यह इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि हुआंग फेंग का दिल वास्तव में इसे इतनी आसानी से भंडारण बॉक्स में रखने के लिए बड़ा है। / इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 961 जूजियो कॉल्स। इस समय हुआंग फेंग, जो यांगचेंग में है, स्वाभाविक रूप से नहीं जानता है। बाई जियाओरो ने पहले ही अपने स्टोरेज बॉक्स के रहस्य का कुछ हिस्सा उजागर कर दिया है। हालांकि इस समय बाई जियाओरो का पूरा दिल उस पर है और उसने अपना विचार नहीं बेचा है। यदि बाई जियाओरो को शुरुआत में ही स्टोरेज बॉक्स में चीजें मिल गई थी जब वह अभी अभी वहां रह रहा था, तो क्या इसका परिणाम अब होगा? कहना मुश्किल है, क्योंकि यह शाम को ली हुईमिन के साथ भोजन है। हुआंग फेंग कम शराब नहीं पीते हैं। हालांकि वह गुप्त रूप से अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग इसके कुछ हिस्सों को बलपूर्वक करने के लिए करता है, फिर भी उसके शरीर में कुछ शक्तियां अभी भी हैं। हालांकि लोग नशे में नहीं हैं, फिर भी वे सामान्य से अधिक ऊर्जावान हैं। भाई और बहन ली हुईमिन से अलग होने के बाद हुआंग फेंग होटल वापस चला गया। वह उस दुकान को देखने जा रहा था जहां भंडारण बॉक्स था। वह हाल ही में वहां जाना पसंद करता है क्योंकि वहां बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। भले ही उसने अभी तक उनका आदान प्रदान नहीं किया हो, फिर भी उन्हें देखना अच्छा लगता है। हुआंग फेंग के कमरे में वह अकेला है। जहां तक आहू की बात है, जिसे उसने पहले बदल लिया था, उसने उसे दूसरी जगह के एक विला में रख दिया। ये हुआंग फेंग की अनजाने में उपस्थिति भी है। वह पहले जियाओबाई और जियाओयन को लाने में सक्षम था, इसलिए उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या वह आहू को अंदर ला सकता है। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। ये सचमुच ठीक था। अब हुआंग फेंग बहुत खुश है। इस तरह उसे राहत महसूस होगी। ये ठीक इसी वजह से है कि हुआंग फेंग ने 10 दासों का आदान प्रदान किया है। ये गुलाम शीर्ष वैज्ञानिकों के स्तर के होते हैं। वे कई चीजों में अच्छे हैं और वे वही हैं जिनकी हुआंग फेंग को जरूरत है। बेशक कीमत सस्ती नहीं है। ये हुआंग फेंग से पहले भी प्रारंभिक रूप से निर्धारित किया गया था और दास सभी लंबे थे। हालांकि हुआंग फेंग ने फिर भी विनिमय किया। वैसे भी वह संबंधित दासों का आदान प्रदान करना चाहता था। चूंकि वह निश्चित रूप से विनिमय करेगा, वह एक समय में सबसे अच्छा विनिमय करेगा। बेशक कीमत भी अधिक है। औसतन इस जैसे गुलाम को अपने 100 मिलियन नरम सिक्कों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार ये 10 दास ही उसके पिछले 1 वर्ष के खेल के समय में मेरे सारे पैसे खर्च कर देंगे। हालांकि खेल में या अन्य स्थानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जाने के बाद भी वह उसके लिए पैसा कमाता रहा। इसलिए हुआंग फेंग की संपत्ति अब सिर्फ 1 अरब नहीं है। भले ही उसने इन 10 गुलामों को खरीदने के लिए 1 अरब खर्च किए हों, फिर भी उसके कार्ड में बहुत पैसा है। हुआंग फेंग का मानना है कि यह अरब बहुत मूल्यवान है, क्योंकि प्रतिभाएं अमूल्य हैं। आपको वास्तव में उन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से पूछना होगा कि क्या वे एक शीर्ष स्तर के वैज्ञानिक को खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च करने को तैयार हैं। हुआंग फेंग का मानना है कि वे लोग इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, इसलिए वह सहमत है। बेशक शीर्ष 10 वैज्ञानिकों के दासों के अलावा हुआंग फेंग कुछ सामान्य दासों के बदले विनिमय करने जा रहा है। आखिर प्रयोगशाला में कुछ काम करने के लिए कुछ आम लोगों की भी जरूरत होती है। इन शीर्ष वैज्ञानिकों को सभी छोटी चीजें करने देना असंभव है। हालांकि वे साधारण दास बहुत सस्ते हैं और बड़ी धनराशि खर्च की गई है। क्या हुआंग फेंग को छोटे पैसे की परवाह है? इन सभी दासों को हुआंग फेंग ने विला में रखा था।
क्योंकि असली लैब नहीं बनी है, हुआंग फैंग ने उन्हें लैब में ही रहने दिया। जब वे खाली होते हैं तो अक्सर चर्चा करने और अपनी समझ बढ़ाने के लिए एक साथ बैठते हैं। साथ ही वे अपने भविष्य के सहयोग के लिए परिस्थितियां भी बनाते हैं और परिस्थितियां बनाते हैं। अब बहुत सी बातें स्पष्ट या स्पष्ट है, मनुष्य के परिवर्तन में कई पहलू शामिल हैं। कभी कभी एक दिशा में एक ही वैज्ञानिक उपयोगी नहीं हो सकता है। धोने के बाद हुआंग फैंग बिस्तर पर जाने के लिए तैयार है। हालांकि बिस्तर के सिरहाने पर रखा उसका सेल फोन बजता है। हुआंग फैंग ने नजर डाली और यह वास्तव में जू जियू का फोन है। हुआंग फैंग थोड़ा अजीब है। चूंकि वे पिछली बार कॉन्सर्ट में मिले थे इसलिए उनका कोई संपर्क नहीं है। यहां तक कि कॉन्सर्ट में भी उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती। हुआंग फैंग को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जू जियू को पता है कि उसकी एक प्रेमिका है, इसलिए वह खुद पर ध्यान नहीं देना चाहता है। लेकिन जू जियू के लिए हुआंग फैंग की भावनाएं जटिल है और उसके पुरुष और महिला मित्रों के बीच समान प्रेम नहीं है। हालांकि क्योंकि जू जियू अपने वास्तविक अर्थों में पहली महिला है और वो उसका पहला पुरुष भी है, हुआंग फैंग हमेशा उसके साथ एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है और जू जियू पोशाक में बहुत सुंदर और सेक्सी है। यदि यह असंभव है कि हुआंग फैंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि हुआंग फैंग को अपने उपचार में तांग मिक्सू और बाई जियाओरो पसंद नहीं थे, इसलिए जब दूसरे पक्ष ने उनसे सक्रिय रूप से संपर्क नहीं किया तो उन्होंने भी दूसरे पक्ष से संपर्क नहीं किया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी ऐसा करेगी। आज कॉल करो। फोन अभी भी बज रहा है, जैसे हुआंग फैंग से जल्दी से कनेक्ट करने का आग्रह किया जा रहा है। थोड़ी झिझक के बाद हुआंग फैंग अभी भी जुड़ा हुआ है। हेलो हुआंग फैंग, आप कहाँ हैं? जैसे ही फोन कनेक्ट होता है जू जियू की जरूरी आवाज आती है। उसकी आवाज अजीब और घबराई हुई लगती है। यांगचिंग में मेरे साथ क्या मामला है? हुआंग फैंग ने पूछा। यांगचिंग में जू जियू के शब्द निराशा से भरे हैं। ये सब ठीक है? क्या बात है, क्या बात है? हुआंग फैंग ने फिर से पूछा। वो अभी दूसरे पक्ष के शब्दों में तात्कालिकता सुन सकता है। शायद दूसरा पक्ष वास्तव में कुछ सामना कर रहा है। आप जियांगजू में नहीं है, ये बेकार है। जू जियू की आवाज अभी भी लड़खड़ा रही है, लेकिन इसमें स्पष्ट निराशा भी है। उसके बाद जू जियू ने हुआंग फैंग को बात करने का मौका नहीं दिया, इसलिए उसने फोन रख दिया। हुआंग फैंग ने किसी कारण से फोन की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि जू जियू को क्या हुआ था। हालांकि हुआंग फैंग को लगा कि उसके दिल में कुछ गड़बड़ है। उसे सहज रूप से लगा कि जू जियू को कुछ मिला होगा, अन्यथा दूसरा पक्ष उसे फोन करके नहीं पूछेगा कि वो कहाँ है। जितना अधिक उसने हुआंग फैंग के बारे में सोचा उतना ही वह असहज हो गया, उतना ही अधिक उसने जू जियू को फिर से बुलाया। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि जू जियू बिल्कुल भी नहीं पहुंच सका। हुआंग फैंग अधिक चिंतित थे। पिछली बार होटल में ली बिंगयुन की स्थिति के बारे में सोचते हुए हुआंग फैंग को जू जियू के आराम की चिंता हुई। हुआंग फैंग जू के सहपाठियों को बुलाना चाहते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि जू के साथ क्या हुआ। हालांकि उन्हें उन लोगों की संख्या का पता नहीं था। तब हुआंग फैंग ने आहू के अस्तित्व के बारे में सोचा, शायद वो मदद कर सके। आहू, क्या आप मेरा निजी नंबर देख सकते हैं? हुआंग फैंग ने आहू को विला से बाहर बुलाया। हाँ, दूसरी पार्टी का नाम क्या है? वह अब कहाँ है? आहू ने हुआंग फैंग के चेहरे की गंभीरता देखी, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लगता है कि उसका नाम होंग ली है। वह अब जियांगजू के कला विद्यालय में है। हुआंग फैंग ने कहा कि होंग ली का नाम गलती से जू जियू ने उल्लेखित कर दिया था। अप्रत्याशित रूप से इस बार इसका वास्तव में उपयोग किया गया था। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 962 रश्टू जियांगजू। हुआंग फैंग का संकेत मिलने के बाद आहू ने थोड़ी देर के लिए अपने कंप्यूटर पर दस्तक दी, जिससे दायरा लगातार कम होता गया। हुआंग फैंग इसे समझ नहीं सके, इसलिए उन्हें किनारे पर कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हाँ, संख्या 137 है। आहू ने हुआंग फैंग को निराश नहीं किया। 2 मिनट से भी कम समय में उन्होंने होंग ली की पहचान की पुष्टि की और उसका फोन नंबर ढूंढ लिया। बेशक इस तथ्य के लिए धन्यवाद कि सभी मोबाइल फोन नंबर वास्तविक नाम है। आहू का काम बहुत आसान है। हुआंग फैंग को आहू से नंबर मिला और उसने तुरंत उसे डायल किया। हेलो, ये कौन है? फोन जल्द ही कनेक्ट हो गया। फोन से एक महिला की आवाज आई। हुआंग फैंग पहली बार में आश्वस्त थे। उसे गलत व्यक्ति नहीं मिला। इस लड़की की आवाज वही थी जो उसने पिछली बार सुनी थी। नमस्कार, मैं हुआंग फैंग हूँ। क्या जू जियू छात्रावास में है? हुआंग फैंग ने जल्दी में कहा। आप क्या ढूंढ रहे हैं? जब होंगली ने हुआंग फैंग के शब्द सुने तो उसने सावधानी से पूछा। आखिरी संगीत कार्यक्रम में जो हुआ उसे न केवल जू जियू ने अकेले देखा, बल्कि उसके छात्रावास में कई लोगों ने भी देखा। हुआंग फैंग की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वे अब हुआंग फैंग के जू जियू से संपर्क करने से बहुत सावधान है। उनकी राय में हुआंग फैंग और जू जियू असंभव है और उनसे संपर्क नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में मुझे उससे कुछ लेना देना है। क्या वो छात्रावास में है? हुआंग फैंग ने उत्सुकता से पूछा। क्या बात है, क्या बात है? इसके अलावा जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है तो तुम मुझे फोन क्यों करते हो? तुम्हें मेरा फोन कैसे पता? होंगली ने सावधानी से कहा। सच कहूं तो जू जियू के छात्रावास में कई लोग अच्छे दिखते हैं, क्योंकि हुआंग फैंग की एक प्रेमिका है और वह जानबूझकर ये दिखावा करता है कि उसकी कोई प्रेमिका नहीं है। जू जियू के छात्रावास में कई लोग सोचते हैं कि वह एक भावनात्मक झूठा है और एक अच्छा इंसान नहीं है। अब उसका जू जियू के साथ कुछ लेना देना है। जू जियू को बुलाने के बजाय वह खुद को बुलाता है। हालांकि वह अधिक सतर्क है और डरता है कि हुआंग फैंग अपना लक्ष्य खुद पर डाल देगा। वह फोन पर संपर्क नहीं कर सकी। मुझे डर है कि उसे कुछ हो गया है, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा। हालांकि हुआंग फैंग जल्दी में है, वह इस समय केवल उतना ही समझा सकता है जितना वह कर सकता है। क्या मैं नहीं पहुंच सकता? होंग ली स्तब्ध थी और फिर उसे चिंता हुई कि क्या जू जियू को कुछ हो गया है। उसने शाम को एक फिल्म और टेलीविजन कंपनी के एक व्यक्ति को देखा और दूसरे पक्ष ने कहा कि वह उसके बारे में आशावादी थी, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहती थी उसके साथ और एक स्टार के रूप में उसकी प्रशंसा की।
जू शियू एक कला विद्यालय है और स्वाभाविक रूप से उसके दिल में एक सितारा सपना है। कई लड़कियों का ऐसा सपना होता है और वे ऐसे स्कूल में दाखिला लेती हैं जो मजबूत हो। तो अब ऐसी फिल्म और टेलीविजन कंपनियां हैं जो उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहती हैं। जू जियू बहुत खुश है और उसने छात्रावास में कई बहनों के साथ भी खबर साझा की, इसलिए होनली को भी आज शाम जू जियू का पता था। फिल्म कंपनियां हुआंग फैंगलिंग वो इन 2 दिनों से फिल्म और टेलीविजन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति वांग और उनकी कंपनी की स्थिति के कारण हुआंग फैंग को पता है कि ये फिल्म और टेलीविजन कंपनियां उतनी सुंदर नहीं है जितनी वह दिखाते हैं। इनमें बहुत सी काली बातें हैं। हालांकि जू जियू बहुत मूर्ख नहीं है, आखिरकार उसने अभी तक समाज में कदम नहीं रखा है। ऐसे अनुभव के बिना उसे नुकसान उठाना सामान्य बात है। क्या आप जानते हैं कि वह खाना खाने कहाँ गई थी? हुआंग फैंग ने पूछना जारी रखा। जू जियू के अनुसार स्थिति से पहले हुआंग फैंग को लगता था कि उसके साथ दुर्घटना होने की बहुत संभावना है। हाँ, राज्य अतिथि होटल। होनली ने कहा कि जब जू जियू ने उनके साथ खबर साझा की तो उन्होंने रात के खाने के बारे में भी बात की, इसलिए होनली को पता था। हुआंग फैंग के प्रदर्शन को देखकर और साथ ही क्योंकि कला विद्यालय में ऐसी चीजें अनसुनी नहीं होती हैं, इसलिए होनली को भी जू जियू की सुरक्षा के बारे में चिंता होने लगी। हालांकि वह एक कमजोर महिला है और उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। अगर वह जानती भी है तो भी कोई खास मदद नहीं मिलती। ये हुआंग फैंग है। हालांकि वह एक भावनात्मक झूठा है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान नहीं है। आखिरकार वह अमीर लोगों की दूसरी पीढ़ी है। उसकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। यदि जियू को वास्तव में कुछ करना है तो हुआंग फैंग मदद कर सकता है। राज्य अतिथि होटल। हुआंग फैंग ने नाम सुना, एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध रह गए। जो बहुत संयोग है, क्या आपका इस होटल के साथ ऐसा कोई रिश्ता है? ठीक, धन्यवाद। हुआंग फैंग को पता चलने के बाद कि जू जियू कहाँ है, ये करना आसान है। इंतजार। होनली ने उत्सुकता से कहा, जियू को क्या हुआ? हुआंग फैंग, आपको उससे बचाना होगा, ठीक है? वह आपकी महिला है। क्या आप उसे नुकसान सहते और धमकाए जाते नहीं देख सकते? हालांकि पिछली बार वापस आने के बाद से जू जियू ने हुआंग फैंग के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। वह जू जियू की शक्ल से बता सकता है कि उसका हुआंग फैंग के साथ रिश्ता रहा होगा। इसलिए ये कहना बहुत ज्यादा नहीं है कि जू जियू हुआंग फैंग की महिला है। और जिस कारण से होनली ने हुआंग फैंग से ऐसा कहा, वह हुआंग फैंग को याद दिलाने के लिए है। भले ही उसके पास अन्य महिलाएं हों, लेकिन जू जियू आखिरकार उससे संबंधित है। एक अमीर दूसरी पीढ़ी के रूप में हुआंग फैंग को अपनी महिलाओं को धमकाते हुए नहीं देखना चाहिए, है ना? जहां तक जियू और हुआंग फैंग के बाद की चीजों का सवाल है, हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। हुआंग फैंग थोड़ा सुस्त है। हाँ, जू जियू उसकी अपनी महिला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके मन में उसके लिए किस तरह की भावनाएं हैं। इस तथ्य को नहीं बदला जा सकता कि वह उसकी अपनी महिला है। उसकी अपनी महिला को दूसरे लोग कैसे परेशान कर सकते हैं? आप निश्चिंत रहे कि मैं उसे सही सलामत वापस लाऊंगा। हुआंग फैंग ने गंभीरता से कहा कि वह न केवल होनली की गारंटी दे रहे थे, बल्कि खुद को भी याद दिला रहे थे। फोन रखने के बाद हुआंग फैंग तुरंत होटल से चले गए। फिर उसे एक ऐसी जगह मिली जहां कोई नहीं था। उन्होंने निलंबित स्पोर्ट्स कार को नाजी में छोड़ दिया। हुआंग फैंग के बस में चढ़ने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से पहली बार सस्पेंशन मोड को चुना। यदि वह जमीन पर गाड़ी चलाता है तो सड़क की स्थिति के प्रभाव के कारण उसकी डिग्री बहुत तेज नहीं हो सकती। इसलिए जितनी जल्दी हो सके पकड़ने के लिए वह केवल निलंबन मोड चुन सकता है। यह सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ सकती है, जो हवाई जहाज से भी काफी तेज है। हालांकि यांगचेंग और जियांगजू के बीच सीधी दूरी 1000 किलोमीटर से कम है, यानी सस्पेंशन मोड में यांगचेंग से जियांगजू तक उड़ान भरने में हुआंग फैंग को केवल आधे घंटे का समय लगता है। हालांकि हुआंग फैंग की केब भी उड़ सकती है, लेकिन यह इस सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार जितनी तेज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हुआंग फैंग को डर है कि उनकी आंतरिक शक्ति इतनी लंबी दूरी बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हुआंग फैंग ने सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार का उपयोग करना चुना। एक भेदी ध्वनि। हुआंग फैंग की सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार हटने के बाद वो तेजी से निकल गई। शुरुआत में थोड़ी सी आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। इसके अलावा हुआंग फैंग ने लाइटें चालू नहीं की, इसलिए भले ही कोई जमीन पर खड़ा हो और ऊपर देखे, वो हुआंग फैंग की स्पोर्ट्स कार नहीं देख सका। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 963 उसे रखो। हालांकि आम लोग हुआंग फैंग की स्पोर्ट्स कार को जमीन पर खड़े होकर नहीं देख सकते हैं, जिसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग इसे नहीं देख सकते हैं। हुआंग फैंग में कार अभी लॉन्च की गई थी। जब इसे चलाना शुरू किया गया तो यांगचेंग सैन्य क्षेत्र के रडार स्टेशन में लोगों ने हुआंग फैंग कार के अस्तित्व को देखा। रिपोर्ट करें। अब यूएफओ राडार की निगरानी के प्रभारी व्यक्ति को जैसे ही यकीन हो गया कि वो सही है, उसने अपने बॉस को सूचना दी। यूएफओ बॉस थोड़ा उलझन में था। मैं क्या पता लगा सकता हूँ? ये कहाँ दिखाई दिया? फिलहाल ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि यह क्या है। मैं अभी भी इसकी निगरानी कर रहा हूँ। ये पहली बार था कि वो फुलिंग स्ट्रीट पर दिखाई दिया। सिपाही ने उत्तर दिया। फुलिंग स्ट्रीट के ऊपर? क्या ये यांगचेंग का केंद्र नहीं है? क्या यह एक विमान होगा? नहीं, यह एक विमान से भी तेज है, सैनिक ने उत्तर दिया। अब ये यांगचेंग की सीमा से बाहर है। ये लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर उड़ रहा है। निगरानी करना जारी रखें। इसके अलावा उत्तर में भाई इकाइयों को सूचित करें और उन्हें निगरानी जारी रखने दें, बॉस ने कहा। हाँ, स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग को नहीं पता था कि जैसे ही उनकी मनराती स्पोर्ट्स कार दिखाई दी, इससे राडार स्टेशन में काफी हलचल मच गई, क्योंकि कई लोगों ने उसकी घूमती हुई कार में पूरी रात आराम नहीं किया और वे इसकी जांच कर रहे थे कि उसका यूएफओ क्या है। हालांकि सुबह होने तक उन्हें इसका कारण पता नहीं चला। उन्हें बस इतना पता था कि उड़ने वाली वस्तु यांगचेंग शहर के केंद्र के पास दिखाई दी और जियांगजू शहर के केंद्र के पास गायब हो गई। ये कहाँ गया, किसी को पता नहीं चला।
सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार पर चढ़ने के बाद हुआंग फैंग ने गुओबिन होटल के मैनेजर को फोन किया। पिछली बार जब उनसे बिजनेस कार्ड छोड़ने के लिए कहा गया था तो हुआंग फैंग ने सोचा कि वह इसका उपयोग नहीं कर सकते। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल कर लिया। हेलो, आप कौन हैं? मैनेजर का कॉल जल्द ही आ गया। मैं हुआंग फैंग हूं, जिसने उस दिन आपके होटल में आपके निजी कमरे का दरवाजा तोड़ दिया था। हुआंग फैंग ने सीधे कहा। ओह, यह मिस्टर हुआंग है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैनेजर को तुरंत याद आया कि हुआंग फैंग कौन था। आखिरकार हुआंग फैंग ने उसे पहले भी इतना प्रभावित किया था। मैं आपसे एक व्यक्ति के बारे में पूछना चाहता हूं। उसे अब आपके होटल में खाना खाना चाहिए। फिलहाल उसे होटल से बाहर न जाने दें। चाहे कुछ भी हो, दुर्घटना के लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा, हुआंग फैंग ने सीधे कहा। प्रबंधक गुप्त रूप से चौंक गया। वह नहीं जानता था कि हुआंग फैंग किसे ढूंढ रहा था। हालांकि उन्होंने सोचा कि हुआंग फैंग पुलिस को विनम्र बना सकते हैं। जाहिर है उन्होंने ये कहा, वह इसके लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वह अभी भी ऐसा कर सकते थे। मुझे नहीं पता कि मिस्टर हुआंग किसे ढूंढ रहे हैं, मैनेजर ने पूछा। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर बाद में दिखाऊंगा, देख लेना, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, मैनेजर ने कहा कि वह पहले स्थिति देखने को तैयार है। यदि वह कर सकता तो उसे इतने व्यस्त हुआंग फैंग की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हुआंग फैंग के फोन काटने के बाद उसने होंग ली को फिर से फोन किया और उससे झू जियू की एक तस्वीर देने को कहा। सौभाग्य से होंग ली के मोबाइल फोन में झू जियू के साथ एक तस्वीर थी। हुआंग फैंग ने उससे तस्वीर में झू जियू को चिन्हित करने के लिए कहा। फिर उसने इसे खुद को दे दिया। होंग ली की तस्वीर प्राप्त करने के बाद हुआंग फैंग ने तुरंत इसे होटल प्रबंधक को दे दिया। हुआंग फैंग जो कर सकता है वह है जितनी जल्दी हो सके पकड़ना। उसने मैनेजर से उसकी मदद करने को कहा। उन्हें यह भी डर था कि फिल्म और टेलीविजन कंपनियों के लोग उनके आने से पहले झू जियू को ले जाएंगे। वास्तव में हुआंग फैंग की चिंता अनावश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यक है। झू जियू आज रात फिल्म और टेलीविजन कंपनी के लोगों के साथ डिनर करने गए थे। वह और ये लोग संयोगवश मिले। जब वह खरीदारी कर रही थी तो उसकी मुलाकात कंपनी के स्टार स्काउट से हुई। दूसरा पक्ष उसके बारे में बहुत आशावादी था, इसलिए उसे कंपनी में प्रवेश देने के लिए मौके पर ही उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। झू जियू के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। उस वक्त उन्होंने नीचे आने का वादा तो नहीं किया, लेकिन इस बारे में सोचने की बात कही। वापस जाने के बाद उसने स्काउट स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के मुंह में कंपनी की जांच की। अब भले ही कंपनी देश में शीर्ष पर नहीं है, लेकिन सूबे में यह बड़ी कंपनी है। इसकी ताकत अभी भी है, लेकिन दूसरे पक्ष का वर्क परमिट क्या है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसलिए झू जियू, जिसका एक सितारा सपना है, स्वाभाविक रूप से सहमत है। उसके बाद झू ने दूसरे पक्ष के साथ एक नियुक्ति की। आज शाम झू जियू ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में बात करने के लिए राज्य अतिथि होटल में रात्रिभोज किया। इस मामले के लिए झू जियू अभी भी इसे बहुत महत्व देता है। सजने संवरने के बाद वह बहुत सुंदर लग रही थी, यहाँ तक कि उसके शयनगृह में कई लोगों ने उसकी प्रशंसा की। झू जियू भी दूसरी तरफ अच्छा प्रभाव डालना चाहता है। इस तरह अनुबंध पर हस्ताक्षर करना और बाद में पदार्पण करना उसके लिए बहुत मददगार होगा। लेकिन जब रात का खाना आधा हो गया तो झू को कुछ अलग महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग खुद को शराब पीने के लिए मना रहे हो। इसके अलावा अपने शब्दों में वे सभी जाने अनजाने यही कहते नजर आए कि अब सितारों का बाहर आना बहुत मुश्किल है। अगर वे बाहर आना चाहते हैं तो अक्सर उन्हें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। क्या ये कोई संकेत है? झू जियू ने छिपे हुए नियम शब्दों के बारे में सोचा जब उसने इन लोगों की खुद को देखने वाली आंखों और मनोरंजन मंडली के बारे में सुनी गई काली बातों के बारे में सोचा। हालांकि ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष छिपे हुए नियमों को निभाने के लिए नहीं, बल्कि अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए तैयार है। हालांकि उसे यकीन नहीं है कि क्या दूसरी पार्टी का वास्तव में यही मतलब है। झू जियू थोड़ा डरा हुआ है, इसलिए वह बाथरूम जाने के बहाने चुपके से हुआंग फैंग को बुलाती है। वह नहीं जानती क्यों। जब वह खतरे में होती है तो सबसे पहले वह हुआंग फैंग के बारे में सोचती है, शायद इसलिए कि आखिरकार हुआंग फैंग उसका पहला आदमी है। मेरे मन में उसके लिए एक तरह की अकथनीय भावना है। निश्चित रूप से यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं ऐसा नहीं दिखता ऐसे लोगों को जानने के लिए जो जियांगजू में मेरी मदद कर सकते हैं, और मेरे छात्रावास में वे लोग कोई भूमिका नहीं निभा सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है, झू जियू हुआंग फैंग को बुलाता है। हालांकि उसकी निराशा के लिए हुआंग फैंग को लगता है कि वह अब जियांगजू नहीं है, बल्कि हजारों मील दूर यांगचेंग में है। इस तरह हुआंग फैंग खुद की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। भले ही वह अब वापस उड़ रहा हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे पिछले सभी अनुमान गलत होंगे। झू जियू ने हुआंग फैंग का फोन रख दिया और खुद से कहा, बारिश को संजोए, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इसी समय अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। झू जियू चौंक गई। नहीं, कहने को कुछ नहीं है। झू जियू जल्दी से अपना मोबाइल फोन दूर रखना चाहता है। वो हड़बड़ाहट में कहते हैं कि पीछे वाला शख्स भी स्टार एंटरटेनमेंट ही है। दूसरा पक्ष वरिष्ठ एजेंट होने का दावा करता है। इस बार वो झू जियू का निरीक्षण करने भी आए। यदि झू जियू की स्थितियां वास्तव में अच्छी हैं, तो वो झू जियू की प्रबंधक बनना चुनेंगी। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 964 इसे मिला। हालांकि तथाकथित एजेंट मेइजी ने झू के मोबाइल फोन को देखा और फिर झू से कहा, चलो जल्दी से बाहर चलें। मैनेजर येन, वे सभी जल्दी में हैं। मैं आपके मोबाइल फोन से आपकी मदद करूंगा। आप पहले अपने हाथ धोने की जरूरत है। झू जियू के मना करने का इंतजार किए बिना ये चीजों को लूटने के समान है। वो झू जियू का मोबाइल फोन ले लेता है। बहन मेई, मेरा सेल फोन लौटा दो, मैं इसे खुद ले सकता हूँ, झू ने उत्सुकता से कहा। बहन मेई के साथ आपका स्वागत है। भविष्य में हमें लंबे समय तक साथ रहना होगा। ठीक है, पहले अपने हाथ धो ले, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा, मेई ने कहा और सीधे बाथरूम से बाहर चली गई।
जहां तक जू जियो के मोबाइल फोन की बात है तो उसे उसने छीन लिया था। बहन मेई, जू जियो फिर से चिल्लाई, लेकिन दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उसका मोबाइल फोन लेने वाला था, इसलिए वो सीधे चला गया जैसे कि उसने इसे सुना ही न हो। जू शियो का चेहरा चिंताओं से भरा है, साथ ही उसे और भी अधिक डर लगने लगता है। उनकी पिछली अटकलें सच होने की संभावना है। इस बार शायद उसके साथ धोखा हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? जू ने उत्सुकता से खुद से कहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। यदि उसके पास मोबाइल फोन होता तो भी वो बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकती थी। अब वो बाहरी दुनिया से संपर्क भी नहीं कर सकती, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या मैं चाहता हूँ? जू जियो ने कुछ बुरे परिणामों के बारे में सोचा और उसका चेहरा सफेद हो गया। हालांकि उसे शराब पीने के बाद हुआंग फैंग के नुकसान के बारे में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे ज्यादा नाराजगी भी नहीं थी। एक ये था कि उसके मन में पहले से हुआंग फैंग के लिए कुछ अच्छी भावनाएं थी, और दूसरा ये था कि वो उस रात की घटनाओं के लिए जिम्मेदार थी। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वो इसके लिए पूरी तरह से हुआंग फैंग को दोषी ठहरा सकती थी, लेकिन आज रात उन लोगों की शक्ल देखो। वे खुद को नशा करना चाहते हैं, उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस मामले में वो वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकती। हुआंग फैंग, मुझे तुमसे नफरत है। तुम इस समय जियांगजू में क्यों नहीं हो? यानचेंग में क्या कर रहे हो? जितना अधिक हताश जू जियो ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसने हुआंग फैंग के बारे में सोचा। अगर वो जियांगजू में था तो आखिरकार उसका उसके साथ एक रिश्ता था। अगर वो उनसे मदद मांगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भले ही उसने कुछ कीमत चुकाई हो, वो ऐसा करना चाहेगी। वैसे भी हुआंग फैंग के साथ ये पहली बार नहीं है। हालांकि इन लोगों के साथ वो स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकती है। और हुआंग फैंग में खुद को बचाने की क्षमता भी है। वो बहुत अमीर है और उसे इन लोगों से डरना नहीं चाहिए। हालांकि इस समय हुआंग फैंग जियांगजू में नहीं है और यांगचेन की ओर भागता है, जिससे जू जियो निराशा में हुआंग फैंग से नफरत करने लगता है। छोटी बच्ची, मैं बहुत सतर्क हूँ। बाथरूम के बाहर मेई की बड़ी बहन ने जू जियो और हुआंग फैंग के कॉल रिकॉर्ड को देखा और खुद से कहा, उस कॉल का समय जू जियो के बाथरूम में प्रवेश करने के बाद का था। साथ ही जू जियो की घबराई हुई उपस्थिति भी पहले थी। जाहिर है जू जियो को कुछ पता था और उसने मदद के लिए बाहर बुलाया। ऐसा लगता है कि हम उसे यथाशीघ्र ले जा सकते हैं, मेई ने खुद से कहा। वो नहीं जानती थी कि हुआंग फैंग जू जियो ने संपर्क किया था। वो इस समय जियांगजू में नहीं थी, नहीं तो वो इतनी जल्दी नहीं जाती। इसलिए मेई ने जू का सेल फोन बंद कर दिया, बाथरूम का दरवाजा फिर से धक्का देकर खोला और जू से कहा, जो अभी भी अंदर जवाबी उपायों के बारे में सोच रहा था। शीयू, जल्दी करो, प्रबंधक यिन ने मुझे तुम्हें फोन करने के लिए कहा है। मैंने नहीं किया। जू जियो मेई के दोबारा प्रकट होने से हैरान था और सहज रूप से मना करना चाहता था। कुछ नहीं, जल्दी करो, खाना ठंडा है। मेई आगे बढ़ी, जू की बांह पकड़ ली और उसे बाहर खींचते हुए कहा। जू शियू संघर्ष करना चाहती है, लेकिन उसकी ताकत स्पष्ट रूप से मेई जी जितनी बड़ी नहीं है, इसलिए वो संघर्ष नहीं कर सकती। उसी समय उसका दिल अधिक भयभीत होता है और उसकी ताकत उसे बाहर निकालने में थोड़ी असमर्थ होती है। जल्द ही जू जियो को बहन मेई ने निजी कमरे में खींच लिया, लेकिन उसने जो नहीं देखा वो ये था कि जब वो और जू जियो बाथरूम से बाहर निकले तो एक वेटर ने पास के कोने पर दो लोगों की उपस्थिति देखी। ये देखकर वो तुरंत पहली मंजिल पर लौट आए, जहां होटल मैनेजर इंतजार कर रहा था। उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप जानते हैं कि जू जियो नाम का व्यक्ति किस डिब्बे में है? जब मैनेजर ने वेटर को वापस आते देखा तो उसने जल्दी से पूछा। हुआंग फैंग से तस्वीर प्राप्त करने के बाद उन्होंने वेटर को डिब्बों में जांच करने का बहाना ढूंढने के लिए भेजा। वो जू जियो को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे पहले कुछ नहीं मिला। इस बार ऐसा लग रहा था कि उसका परिणाम कुछ और ही होगा। प्रबंधक, मैंने जू जियो को देखा, वो अभी बाथरूम गई थी, अब वो निजी कमरे में वापस आ गई है। ये 4666 है, वेटर ने कहा। ठीक है, बस इसे ढूंढो। इस तरह आप ये कर सकते हैं, जितना संभव हो सके उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करें और याद रखें, ये बात दूसरों को पता नहीं चल सकती है। प्रबंधक ने उसे बताया कि हुआंग फैंग ने उसे जू जियो को रखने के लिए कहा था। उसने कोई भी अवैध या बहुत कठिन कार्य नहीं किया, इसलिए कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने हुआंग फैंग की मदद करने का फैसला किया। वैसे ऐसी बात कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अपने प्रबंधक के विशिष्ट निर्देशों को सुनने के बाद वेटर चौंक गया। हालांकि अपने मैनेजर को देखकर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। दूसरी तरफ हालांकि वो बहुत अनिच्छुक था, जू जियो को मेई जी ने निजी कमरे में खींच लिया था। निजी कमरे में 3 आदमी है। एक स्काउट जू जियो है जिससे पहले मुलाकात हुई थी, दूसरा एक फोटोग्राफर लगता है और आखिरी को कई लोग मैनेजर यिन कहते हैं। जियो वापस आ गया है, जल्दी आओ और बैठो, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। जैसे ही जू जियो अंदर आया, निजी कमरे में मौजूद 3 लोगों की आंखें एक ही समय में उज्ज्वल थी। उन्होंने जू जियो को भेड़ियों की तरह देखा और कहा। शुरुआत में उन्होंने भी अपनी आंखों पर ध्यान दिया और इधर उधर नहीं देखा। हालांकि कुछ पेय के बाद वे सभी धकना भूल गए। ठीक है। जू जियो का दिल रोने वाला था, लेकिन उसे बैठना पड़ा। मेई मैनेजर यिन के पास जाती है और नहीं जानती कि क्या कहे। प्रबंधक यिन जू जियो पर गहरी नजर डालता है और फिर सामान्य स्थिति में लौट आता है। हालांकि वो चुपके से अन्य 2 लोगों की ओर आंख मारता है। निर्देश प्राप्त करने के बाद दोनों लोग जू जियो को बात करने के लिए ले गए, जबकि प्रबंधक यिन ने अपनी जेब से चीजों का एक पैकेज निकाला और उसे एक रेड वाइन की बोतल में छिड़क दिया। जब जू जियो ने उसे नहीं देखा, इसे धीरे से हिलाने के बाद रेड वाइन सामान्य हो गई। चलो जियो, मैं तुम्हें एक टोस्ट देना चाहता हूँ। मैं ली बिंगियो की तरह जल्द से जल्द आपके उज्ज्वल भविष्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैनेजर यिन ने अपना गिलास उठाया और जू से कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 965 औषधि प्रशासन। हमारा जियो बहुत सुंदर है, अगर ये लाल नहीं है तो कोई कारण नहीं है, स्काउट ने कहा।
हाँ हाँ, जियो सबसे फोटोजेनिक महिला है जिसे मैंने कभी देखा है। ये सुंदर है, ये वास्तव में सुंदर है, फोटोग्राफर ने भी कहा। जू शियू तब और भी असहज हो जाती है जब कई लोग उसके बारे में ऐसा कहते हैं। यदि सामान्य समय में दूसरों द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है तो उसका दिल केवल खुश और गौरवान्वित होगा, लेकिन आज वो केवल असहज होगी। वो चाहती है कि ये लोग कहें कि वो बदसूरत है, कम से कम यह अधिक सुरक्षित होगा। जू शियू अब और नहीं पीना चाहता था। आखिरकार उसके दिल में इन लोगों के बारे में संदेह है, इसलिए अब वो बस उनसे दूर जाना चाहती है। स्वाभाविक रूप से वो इन लोगों को पीने के लिए मनाने के लिए शराब नहीं पीना चाहती। हालांकि वो सिर्फ एक कमजोर महिला है और वो अपनी तरफ से अकेली है और कोई भी उसे बात करने में मदद नहीं कर सकता है, जबकि विपरीत पक्ष का व्यक्ति हमेशा झगड़ों का पीछा करता रहता है। स्टार स्काउट ने सीधे मैनेजर यिन से अच्छी वाइन ली और उसे जू जियो के हाथ में दे दिया। उन्होंने उसे मैनेजर यिन के साथ ड्रिंक करने की भी सलाह दी। मैनेजर यिन अभी भी कंपनी में बहुत शक्तिशाली है। मैनेजर यिन खुश है। बाद में जब वो कंपनी में होती है तो वो और अधिक कामुक हो जाती है। वो संसाधन चाहती है और अधिक निश्चिंत है। आप मुझे चेहरा मत दीजिए। ये देखकर कि जू जियो ने गिलास पकड़ रखा था और उसे पीने से इनकार कर दिया, प्रबंधक येन का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने गिलास को जोर से अपने सामने रखा और कुछ लाल रंग का तरल बाहर गिर गया। शियो, जल्दी से पी लो। क्या आपको लगता है कि मैनेजर येन गुस्से में है? क्या हम अब भी आपको चोट पहुंचा सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आप सोसाइटी और स्कूल जाते हैं तो यह अलग होता है, यह भावनात्मक नहीं है। स्काउट ने जू के कान में फुसफुसाया, चिंतित, मानो वो वास्तव में जू के बारे में सोच रहा हो। लेकिन जू जियो और भी अधिक भयभीत थी। वो न तो शराब पी रही थी और न ही पी रही थी। उसे पहले ही महसूस हो चुका था कि उसके आसपास के कई लोगों की नजरें बदल गई हैं। यदि वो शराब न पीने पर जोर देती तो हो सकता है कि ये लोग अन्य तरीकों का उपयोग करते। ऐसा मत करो, इसे पी लो। स्टार स्काउट जू के हाथ में शराब लेकर जू के होठों के पास आया और कुछ जबरन अर्थ के साथ कहा कि शब्दों का स्वर शुरुआत में उतना अच्छा नहीं था। जू शियू संघर्ष करना चाहती है, लेकिन उसकी ताकत में जी जितनी मजबूत नहीं है और वो स्टार स्काउट का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए उसने फिर भी दूसरे पक्ष के दबाव में शराब का गिलास पी लिया। हालांकि उसने जानबूझकर अपना मुंह पी लिया, फिर भी कुछ शराब उसके मुंह में चली गई। बाद में उसने पास के फोटोग्राफर सोन के उत्पीड़न के कारण शराब निगल ली। यह सही है, ये देखकर कि जू जियो ने अंततः शराब का गिलास पी लिया जिससे उसने सामग्री अपने पेट में डाल ली, प्रबंधक येन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने जू जियो को पीने की सलाह नहीं दी, लेकिन वो धीरे धीरे खा रहे थे। और जू जियो के प्रति अन्य लोगों की नजरें भी बदल गईं, विशेष रूप से ज्योतिषी और फोटोग्राफर की, जो जू जियो को देखते थे आक्रामकता से भरे हुए थे। लेकिन उन्होंने जू जियो को पीने के लिए मनाने की कोशिश करना भी बंद कर दिया। हालांकि उसे इस बारे में कुछ संदेह था कि ये लोग अब उसे शराब पीने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। जू जियो अधिक आभारी था। हो सकता है कि इन लोगों ने इसका पता लगा लिया हो सकता है कि उन्होंने पहले इसके बारे में और अधिक सोचा हो। वे वैसे नहीं थे जैसा उन्होंने सोचा था। बात बस इतनी है कि जू जियो अपना सिर झुकाए हुए यह नहीं देखता कि अन्य लोगों की आंखें अलग है। थोड़ी झिझक के बाद जू जियो ने खड़े होकर कई लोगों से कहा, ठीक है, ये बहुत जल्दी नहीं है, स्कूल बंद होने वाला है, मैं पहले वापस जाऊंगा। मैं अनुबंध के बारे में कल बात करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले क्या अनुमान लगाया था कि वो सही था या गलत। जू जियो ने पहले जाने का फैसला किया। जब भी वो यहाँ रुकती थी तो उसे हमेशा असहज महसूस होता था। जाओ, अभी भी जल्दी है। जियो अब वापस जा रहा है। मैनेजर यिन मुस्कुराए और जू से कहा, स्कूल बंद करना ठीक है, बाहर कई होटल है, मैं बाद में आपके लिए एक कमरा बुक करूंगा। प्रबंधक येन को परेशान मत करो, हम पूरी रात नहीं जाग सकते, जू ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यह मत सोचिए कि मैं नहीं जानता। आपके स्कूल में कई लड़कियां हैं जो रात को नहीं जाती, स्काउट ने कहा। जू जियो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक महसूस हुआ कि उसका सिर थोड़ा चक्कर आ रहा है। बाद में उसे लगा कि वो स्थिर रूप से खड़ा नहीं रह सकता और फिर बैठ गया। ऐसा लगता है कि सुंदर जियो हमें छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। हाँ, फोटोग्राफर ने जू जियो की ओर देखा और जोर से मुस्कुराते हुए कहा। इस समय जू जियो की संकट की भावना और अधिक तीव्र हो गई। पहले तो उसे लगा कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, लेकिन उसका सिर थोड़ा चकरा रहा था। हालांकि धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर लगातार गर्म हो रहा था और यह और अधिक गर्म होता जा रहा था। वो अपने सारे कपड़े उतारना चाहती थी। अच्छा नहीं है, जू जियो अपने दिल में चिल्लाया। हालांकि वो पहले कभी इस तरह की चीज से नहीं मिली थी। वो मूल रूप से कला विद्यालय से थी। वो आमतौर पर ऐसी चीजों के बारे में बहुत कुछ सुनती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जानती थी कि वो इन लोगों के रास्ते पर हो सकती है। क्या जियो ब्यूटी को गर्मी लगती है? अगर गर्मी है तो अपने कपड़े उतार दो, वैसे भी यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। मैनेजर यिन ने जू जियो की ओर देखा और गर्व से कहा, तुमने शराब में दवा डाली थी? जू जियो ने मैनेजर यिन की ओर इशारा किया और कहा कि इस समय उसका चेहरा पहले से ही लाल था और उसे लगा कि उसका शरीर भी लाल होना चाहिए और उसके दिल में यह इच्छा और मजबूत होती जा रही थी। जू जियो के बदलाव के बाद वो रोने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसे इसका पछतावा हुआ। वो इन लोगों से मिलने के लिए इतनी आसानी से बाहर क्यों आ गई? यह उसके स्टार सपने के कारण था। वो बहुत लापरवाह थी। अगर वो रात के खाने के लिए बाहर आना चाहती है तो भी उसे लोगों को अपने साथ लाना चाहिए। उसे अकेले नहीं आना चाहिए। ऐसी चीजों के सामने वो बहुत असहाय महसूस करती थी। मिस जियो ने क्या कहा? प्रबंधक येन ने कहा, आप जो नहीं लिखते हैं उसे सुनना कठिन है। हम बस आपकी वाइन में कुछ सामग्रियां मिलाते हैं ताकि आप आज रात बेहतर समय बिता सके। चिंता न करें, हमने आपको पहले कभी धोखा नहीं दिया है। जैसा कि जब तक आप हमें खुश करते हैं, क्या आप एक बड़े स्टार नहीं बनना चाहते? प्रबंधक येन और अन्य ने पहले जू जियो को पूरी तरह से धोखा नहीं दिया था। वे वास्तव में मनोरंजन करने वाले सितारे हैं और उनकी पहचान सच्ची है। हालांकि वे अपने दैनिक व्यवहार में थोड़े लापरवाह होते हैं, इसलिए वे जू जियो जैसी साधारण लड़कियों के साथ खेलने के लिए अपनी पहचान का उपयोग करना पसंद करते हैं जो बड़े सितारे बनने के लिए उत्सुक हैं।
इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 966 मेरी सहायता करें। ये पहली बार नहीं है कि मैनेजर यिन और अन्य लोगों ने ऐसा काम किया है। इससे पहले वे इसी तरह के काम करने के लिए अपनी पहचान का इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है। एक तो ये कि वे मामलों को संभालने की प्रक्रिया में लड़की की कुछ तस्वीरें लेंगे। यदि दूसरा पक्ष मामले को आगे नहीं बढ़ाता है तो ये तस्वीरें दिखाई नहीं देंगी। यदि दूसरा पक्ष परेशानी पैदा करना चाहता है तो वे कुछ तस्वीरें एक दूसरे को मजबूर करने के हथियार हैं। साथ ही वे कार्यक्रम के बाद इन लड़कियों को मनोरंजन कंपनी में प्रवेश की व्यवस्था भी करते हैं। इस तरह वे कुछ लड़कियों को उन्हें माफ करने का विकल्प चुनने देंगे। आखिरकार उन लड़कियों का लक्ष्य पूरा हो गया। जहां तक प्रक्रिया का प्रश्न है, यदि वे इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ भुगतान करना होगा। वे मनोरंजन जगत में प्रवेश करने का सपना देखते हैं। जहां तक मनोरंजन जगत की बात है तो कुछ बातें सुनी होंगी, इसलिए उन्हें स्वीकार करना आसान है। हालांकि कंपनी में प्रवेश करने वाली इन लड़कियों को बहुत अच्छा इलाज नहीं मिलेगा। प्रबंधक येन और अन्य लोग उन्हें कंपनी में ले आते हैं। जहां तक बात की बात है तो वे उसका ध्यान नहीं रखेंगे और उन्हें यह अधिकार भी नहीं है। तो धीरे धीरे इनमें से कुछ लड़कियां अपने मोहभंग के कारण स्वेच्छा से कंपनी छोड़ देती हैं और उनमें से कुछ बेहतर होना चाहती हैं। किसी भी मामले में इसका मैनेजर येन से कोई लेना देना नहीं है और लड़कियां उन्हें परेशान नहीं करेगी। इसलिए मैनेजर येन और अन्य लोगों का मानना है कि आज जू जियो के साथ इस तरह का व्यवहार करने में कोई समस्या नहीं है। शायद शुरुआत में जू जियो की प्रतिक्रिया अधिक तीव्र होगी, लेकिन वे बाद में भी इससे निपट सकते हैं। ठीक है, अब और देर मत करो। ये लड़की बहुत सतर्क है। उसने पहले बाथरूम में चुपके से बुलाया था। चलो अब चलते हैं, मेई ने कहा। जब बहन मेई यहाँ आती है तो वो स्वाभाविक रूप से जू जियो का फायदा नहीं उठाना चाहती, बल्कि पैसे के कारण। प्रबंधक येन ने उसे क्यों बुलाया? इसका कारण यह है कि महिलाओं की उपस्थिति के साथ धोखा खाने वाली लड़कियां अपेक्षाकृत आराम से रहेंगी, कम सतर्क होंगी और भोजन करते समय नशे में होने की अधिक संभावना होगी। दूसरी ओर मेई जी को इन 3 लोगों से कुछ लाभ मिल सकते हैं और किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं होगा। बात बस इतनी है कि जू जियो आज बहुत सतर्क है। उन्होंने अभी तक उसे नहीं पिया है। जू जियो अपना छिपाव दिखाता है, जो प्रबंधक येन को दवा लिखने के लिए मजबूर करता है। आप जानते हैं, वे सामान्य समय में शायद ही कभी दवा का उपयोग करते हैं। स्टार सपने देखने वाली पवित्र लड़कियां सोचती हैं कि धोखा देना बहुत आसान है। ठीक है, अब चलते हैं, प्रबंधक येन ने भी कहा। फिर स्काउट जू जियो को साथ छोड़ने में मदद करना चाहता था। इस समय जू जियो आखिरकार गर्म था और पूरा व्यक्ति भी थोड़ा भ्रमित था। जो लोग नहीं जानते थे उन्हें लगा कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। नहीं, मुझे जाने दो, जू जियो ने कमजोर आवाज में कहा। हालांकि वह भ्रमित है, उसका पूरा सिर और मस्तिष्क बहुत स्पष्ट है। वह बाहरी चीजों के बारे में भी जानती है, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है। अगर वह कुछ करना भी चाहे तो ऐसा करना मुश्किल होता है। जियो, बेहतर होगा कि आप हमारा अनुसरण करें। चिंता न करें, हमें आपको बाद में कंपनी में ले जाना होगा। क्या आप एक बड़े स्टार नहीं बनना चाहते हैं? कुछ कीमत चुकाए बिना आप स्टार कैसे बन सकते हैं? स्टार स्काउट जू जियो को बाहर जाने में मदद की और जू जियो को सलाह दी। मैं स्टार नहीं बनना चाहता, आप मुझे जाने दीजिए। जू जियो ने कमजोरी से कहा कि जो लोग थोड़ा दूर हैं वे इसे बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। जू जियो को यह समझ में आने के बाद वो और भी अधिक हताश हो गई। ऐसे में वो बाहर जाकर भी आसपास के लोगों से मदद नहीं मांग पाती थी। जियो, क्या बकवास है। बहुत से लोग अभी तक ऐसा अवसर नहीं चाहते हैं, स्काउट ने कहा। जू शियो ने बात करना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आंसू बहने का नाम नहीं ले रहे थे। वो समझ गई थी कि चाहे वो कुछ भी कहे, ये लोग अपने को नहीं छोड़ेंगे। वो आज रात बर्बाद हो गई थी। इस हताश क्षण में हुआंग फैंग की छवि उसके दिमाग में फिर से प्रकट होती है। हालांकि छात्रावास में वह और उसकी बहनें आमतौर पर कुछ पुरुषों पर मजाक करती हैं, जू के दिमाग में सबसे प्रभावशाली चीज हुआंग फैंग है। अन्य लोगों को, केवल हुआंग फैंग को, जो उसका अपना पहला आदमी था, मजाकिया लगा। एक दूसरे के लिए उसकी भावनाएं बहुत जटिल हैं। अगर हुआंग फैंग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो जू जियो को यकीन है कि वह एक दूसरे को पकड़ लेंगे। हुआंग फैंग, मेरी मदद करने के लिए आओ। क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? आओ और मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं हमेशा तुम्हारा आदमी बनकर रहूंगा, यहाँ तक कि जब मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ तब भी मैं ये करने को तैयार हूँ। जू जियो अपने दिल में रोया। उसके सामने ये लोग केवल जू को बीमार महसूस कराते हैं। वो पहले से ही जानती है कि उसे दूसरे पक्ष द्वारा नशीला पदार्थ दिया गया है। इन लोगों के सामने खुद को खोने से बेहतर है कि आप सस्ता बन जाएं। यह अफसोस की बात है कि जू जियो को पता है कि हुआंग फैंग प्रकट नहीं हो सकते। अब वो अभी भी हजारों मील दूर यांगचेन में है और वो जियांगजू में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सकता है। येन के कई प्रबंधकों के कमरे से बाहर आने के बाद वे दिखाई नहीं दिए। कमरे से थोड़ी ही दूर एक कोने में एक वेटर बैठा था। वेटर काफी समय से यही था। जब उसने मैनेजर येन और अन्य लोगों को बाहर आते देखा तो उसने सूप का एक कटोरा लिया जो बहुत समय से तैयार किया गया था और उसकी ओर चला गया। प्रबंधक येन और अन्य लोगों को वेटर की परवाह नहीं है। आखिर ये तो बहुत आम बात है। हालांकि जब वेटर मैनेजर येन और अन्य लोगों के पास से गुजरता है तो उसके पैर में मोच आ जाती है और उसका शरीर अचानक संतुलन खो देता है। स्वाभाविक रूप से उसके हाथ का कटोरा उठाकर सीधे मैनेजर येन और अन्य पर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि दूरी बहुत करीब है और चीजें अचानक होती हैं। प्रबंधक येन और अन्य लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। प्रबंधक येन और बहन मेई, जो एक दूसरे के सबसे करीब हैं, तुरंत उस सूप के छींटे मार दिए जाते हैं। मेई के अवचेतन को छिपाने के लिए, लेकिन ये भी चिल्लाया। उसकी प्रतिक्रिया या धीमी गति से सूप अभी भी उसके शरीर पर छिड़का हुआ है। जहां तक मैनेजर येन की बात है, उसकी प्रतिक्रिया बहन मेई की तुलना में धीमी थी। जब तक उस पर सूप के छींटे नहीं पड़े तब तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसके बाद उसने तुरंत अपने कपड़ों पर नजर डाली जो सभी गंदे थे और कुछ सूप गिर रहा था। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, वेटर ने माफी मांगी।
मेई ने ऊपर जाकर वेटर के चेहरे पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, अपने कुत्ते को अंधा कर दो। क्या तुम्हें पता है कि मेरी पोशाक की कीमत कितनी है? तुम इसे बेच नहीं सकते। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 967 इंतजार नहीं किया जा सकता। मुझे क्षमा करें, मैं इसे आपके लिए मिटा दूंगा, वेटर ने घबराते हुए कहा। रास्ते से हट जाओ, अपने गंदे हाथ हटाओ, अपने प्रबंधक को आने दो। इस समय प्रबंधक यिन ने गुस्से में कहा। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ, वेटर ने कहा और फिर वो मुड़ा और मैनेजर के पास जाने के लिए निकल गया। मैनेजर यिन और अन्य लोग अब नहीं जा सकते। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको मामला खत्म होने तक इंतजार करना होगा। इसके अलावा वे बाहर जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैनेजर जल्द ही सामने आ गया। मौके पर स्थिति देखकर उसने पहले वेटर को डांटा और फिर मैनेजर यिन और अन्य लोगों से कहा, मुझे क्षमा करें, आप अब मेरे लिए अपना कोट उतार सकते हैं। मैं इसे धो दूंगा और सुखा दूंगा। ये जीत गया, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जू जियू की पिछली कॉल के कारण प्रबंधक यिन और अन्य लोग जल्दी निकलना चाहते थे। हालांकि वे इतनी झंझट में छोड़कर खुश नहीं थे। यिन जिंग प्रबंधक से कहना चाहता था, क्या आपके पास यहाँ आराम करने के लिए जगह है? हाँ, कृपया मेरे साथ आओ, मैनेजर ने कहा। उसके बाद प्रबंधक यिन अन्य लोगों को आराम करने के लिए एक कमरे में ले गया। जब वह यहाँ पहुंचे तो मैनेजर यिन को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। जू जियू ने पहले अपने दोस्त को फोन किया और निजी कमरे का नंबर बताया, जो अज्ञात होना चाहिए। इसके अलावा वह इतनी जल्दी नहीं पहुंचे। हालांकि प्रबंधक यिन ने पूछा, हम नहीं चाहते कि कोई अंदर आए और हमें परेशान करे। इसके अलावा आपको अपने कपड़े तेजी से धोने चाहिए। ठीक है, मैं समझा, मैनेजर ने उत्तर दिया और फिर वेटर को 2 गंदे कपड़ों के साथ जाने के लिए कहा। यह सचमुच दुर्भाग्य है, मेई ने असंतोष से कहा। ठीक है, बस देरी है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा इस बार लड़की के शरीर में दवा काम करती है, प्रबंधक यिन ने कहा। उन्होंने जू जियू को जो दिया वह एक विशेष दवा थी। उसका मन साफ रहेगा, लेकिन वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी। हालांकि इसमें काम करने में समय लगेगा। अब बात बस इतनी है कि जू जियू का शरीर शक्तिहीन है। बाद में वह और अधिक उग्र और सक्रिय हो जाएगी। तुम गंदे आदमी अपने दिमाग में महिलाओं के बारे में सोचते हो। सिस्टर मेई ने जू जियू के चेहरे की ओर देखा, जो उसके चेहरे से कहीं अधिक सुंदर था, और गुस्से में कहा। हे, प्रबंधक यिन 2 बार मुस्कुराए और बात नहीं की। अगर वो महिलाओं के साथ नहीं खेलता तो इस आदमी का क्या मतलब है? जू जियू का खूबसूरत चेहरा देखने के बाद मैनेजर यिन और भी अधिक उत्साहित हो गए। वो पहले भी कई महिलाओं के साथ खेल चुका था, लेकिन इतनी खूबसूरत महिला से उसकी मुलाकात पहली बार हुई थी। हमें आज रात अच्छा समय बिताना चाहिए। ये बहुत सी अच्छी चीजें हैं, मैनेजर यिन ने मन ही मन सोचा। इस समय जू जियू का दिल निराशा में था। जब मैनेजर आया तो उसने दूसरी तरफ से मदद मांगनी चाहिए। हालांकि उसने वही कहा जो उसने कहा था। आवाज बहुत धीमी थी। जो लोग दूर थे वे इसे बिल्कुल नहीं सुन सके। उनमें हिलने डुलने की ताकत नहीं थी। वे केवल दूसरे पक्ष को जाते हुए देख सकते थे। यह इतना धीमा क्यों है? विश्राम कक्ष में प्रबंधक यिन ने कुछ असंतोष के साथ अपनी घड़ी को देखा और कहा, लगभग आधा घंटा हो गया है, लेकिन यह अभी भी अच्छा नहीं है। होटल की गति बहुत धीमी है। जू जियू को देखने के बाद प्रतिक्रिया मजबूत और मजबूत होती जा रही है और सांसें तेज होती जा रही है। मैनेजर यिन को लगता है कि वह इंतजार नहीं कर सकते। पहले यहाँ खेलना कैसा रहेगा? स्काउट ने सुझाव दिया, लेकिन उसकी नजर हमेशा जू जियू पर थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, फोटोग्राफर ने जल्दी से कहा। इस अवधि के दौरान दवा के प्रभाव के कारण जू जियू का शरीर लगातार दर्द कर रहा था। बेशक यह उसकी अपनी इच्छा नहीं थी, लेकिन यह उपस्थित कई पुरुषों की नसों को तेज कर रही थी। वे बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। उन्होंने जू जियू के बारे में सोचा था। वे ऐसी स्थिति को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर वे यह नहीं सोचते कि यह एक होटल है, वे वेटर किसी भी समय कपड़े ला सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहन मेई भी है। वे पहले ही शुरू हो चुके हैं। जब मैनेजर यिन ने अन्य 2 लोगों की बातें सुनी तो वह भी उत्साहित हो गए। शाम को उसने शराब पी, लेकिन उसकी दिलचस्पी ज्यादा थी। जू जियू की तरह, जिनका अंकित मूल्य इतना अधिक है, वह भी उनसे पहली बार मिले, जो स्वाभाविक रूप से कुछ है। इसलिए घटनास्थल पर मौजूद 3 लोगों ने एक ही समय में बहन मेई को देखा। वो एक पल के लिए भी बैठ नहीं सकी और खड़ी हो गई और बोली, ठीक है, मुझे पता है कि मैं यहाँ रास्ते में हूँ। मैं पहले बाहर जाऊंगी और तुम्हें देखने में मदद करूंगी। चलो खेलते हैं। मेई जी इन लोगों के गुणों के बारे में भी स्पष्ट है, इसलिए जब वो उन सभी को अपनी ओर देखती हुई देखती है तो वो जानती है कि वे क्या सोचते हैं। बहन मेई हमें समझती है। स्टार स्काउट ने तुरंत उसकी सराहना की। आपके विचार के लिए धन्यवाद बहन मेई, फोटोग्राफर ने भी कहा। मेई ने उन्हें सफेद लुक दिया और उनके बारे में बात करने की जहमत नहीं उठाई। इस समय वो सोच रही थी कि इन लोगों ने पिछले जन्म में अवश्य ही भूतों के साथ संभोग किया होगा। अगर वो पूरी तरह से बाहर नहीं गई है तो वो इसे सहन नहीं कर सकती। इस समय बहन मेई बस दरवाजे पर आई और उसे खोलने ही वाली थी। हालांकि यिन के पीछे के कई प्रबंधक पहले ही जू जियू के पास जा चुके हैं और शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि बहन मेई को उनकी परवाह नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया है। छूना जब बहन मेई बाहर पहुंची और दरवाजा खोलना चाहा तो विश्राम कक्ष का दरवाजा बाहर से खुल गया। बिना किसी तैयारी के बहन मेई को तुरंत उस दरवाजे से बाहर खटखटाया गया। ओह मेरी माँ! सिस्टर मेई हवा में इतनी अच्छी थी कि वो चीखने से खुद को नहीं रोक सकी। जिस आदमी ने अभी अभी दरवाजे पर लात मारी थी, उसके पास कोई छोटी ताकत नहीं थी। उस पर जोरदार प्रहार किया गया और एक क्षण में उसका माथा सूज गया और दर्द के कारण उसके आंसू गिरने लगे। दरवाजे की तेज किक ने उन 3 लोगों को भी मजबूर कर दिया जो जू जियू से लड़ने जा रहे थे और रुक गए और दरवाजे की ओर देखने लगे। इसी दौरान उन्होंने दरवाजे पर एक युवक की आवाज भी देखी। दूसरे पक्ष का चेहरा चिंता और गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने मेई की ओर देखा भी नहीं, जो दुर्घटना का शिकार हो गया था। उन्होंने उन तीनों की ओर देखा।
धिक्कार है, क्या तुम एक होटल परिचारक हो? इस राज्य अतिथि होटल का क्या मामला है? ऐसे वेटर एक एक करके इतने मूर्ख क्यों होते हैं? मैनेजर यिन मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे डांट सकता है। वेटरों में से एक ने पहले उसके कपड़े गंदे कर दिए। अब ये दरवाजा खोलने वाली वशत है, जिससे वो डर गया। हालांकि प्रबंधक येन के कुछ लोग आए। वेटर उनसे माफी मांगने के बजाय गुस्से में उनके पास गया, जैसे वो उनके साथ कुछ करने जा रहा हो। तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए स्टार स्काउट ने घबराते हुए कहा कि हालांकि उसकी तरफ बहुत सारे लोग थे, दूसरी तरफ की गति इतनी मजबूत थी कि वो मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में डर महसूस कर सका। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 968 एसेम्बलीट छूना। आगंतुक ने उसकी बातों का उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके पास आने के बाद उसने उसके चेहरे पर मुक्के से प्रहार किया और उसका शरीर तुरंत तोड़ गया। हवा में भी उसने अपनी नाक का खून हवा में उड़ते हुए देखा। बस एक कर्कश ध्वनि, अगर गलत अंदाजा नहीं है तो उनकी नाक की हड्डी टूट जानी चाहिए थी। आह! स्काउट, जिसे एहसास हुआ कि उसके लिए क्या पैदा हुआ था, आखिरकार चिल्लाया। उदास आवाज ने अन्य 2 लोगों को अवचेतन रूप से काम दिया। आप फोटोग्राफर किसी को धमकाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, उसके साथ पिछले स्टार स्काउट जैसा ही व्यवहार किया गया। हालांकि वो पहले से ही सतर्क था। जब दूसरे पक्ष ने वास्तव में गोली चलाई, तो उसने इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। उसे लगा कि उसकी दाहिनी आंख पर जोर से चोट लगी है, जिससे ऐसा लग रहा है कि उसने अपना उचित काम करना बंद कर दिया है और वह आसपास का क्षेत्र नहीं देख पा रहा है। बस। आप कौन है? एकमात्र बचे मैनेजर येन ने कांपती आवाज में पूछा। वो पहले एक दूसरे से लड़ना चाहते थे, हालांकि इस समय वो केवल डरा हुआ था और बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर सका। उसी समय उन्हें 2 साथियों का आपस में झगड़ते हुए होना स्पष्ट दिखाई दिया, इसलिए वो जानता था कि वो दूसरे का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। अब वो जानना चाहता था कि दूसरा कौन है। इस मामले में वो बाद में किसी को रिपोर्ट करना चाहेगा। इसे ढूंढना आसान है। चले जाओ। आगंतुक ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके नीचे लात मारी और कमजोर हिस्से पर हमला किया गया। मैनेजर येन को अपने अंडे के टूटने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें और भी अधिक अचानक हो गईं, मानो वो अपनी आंखों के दायरे को उजागर करना चाहता हो, और उसका चेहरा अचानक बैंगनी हो गया। आह! यह मुझे मार रहा है। ये दर्दनाक है, ये दर्दनाक है, ये दर्दनाक है। मैनेजर येन जमीन पर लेट जाता है और अपने हाथों से अपने निचले हिस्से को ढक लेता है। ऐसा लगता है कि वो इस तरह से अपने नीचे के दर्द को दूर करना चाहता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। जूजियो के आसपास के 3 लोगों को पीटने के बाद आगंतुक ने अपना कोट उतार दिया और जूजियो को घेर लिया। इस समय जूजियो का कोट उतार दिया गया था, हालांकि अंदर के कपड़े अभी भी वही थे, जिससे आगंतुक को राहत महसूस हुई। अभी भी देर नहीं हुई थी। जू शिव, जो पहले से ही अपनी आंखें बंद कर चुका था और निराशा में था, जब उसने परिचित आवाज सुनी तो कांप गया। क्या यह संभव है कि वो यहाँ आया हो? लेकिन यह असंभव है। वो इतनी जल्दी यहाँ यांगचेंग में दिखाई नहीं दे सकते। इसके अलावा उसने पहले उसे फोन करके नहीं बताया कि वो कहाँ है। वो नहीं आ सकता। यह मध्यभ्रम होना चाहिए। ये दवा लोगों को मध्यभ्रम कर सकती है। मुझे लगता है कि मुझे उसकी बहुत याद आती है। जू जियो ने मन ही मन सोचा। ये देखकर कि जू जियो अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जैसे कि उसने इसे सुना ही न हो, आगंतुक ने उत्सुकता से पूछा, जियो, आप कैसे हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जब उसने आवाज दोबारा सुनी, हालांकि उसने सोचा कि यह एक भ्रम होगा, जू ने अनजाने में अपनी आंखें खोल दी। उसने जो देखा वो व्यक्ति था जिसकी वो अपने हृदय में प्रकट होने की आशा कर रहा था। क्या यह मध्यभ्रम है? जू जियो एक दूसरे को छूने के लिए आगे बढ़ता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो मध्यभ्रम तो नहीं कर रहा है। नहीं, यह कोई भ्रम नहीं है, आदमी ने कहा था। इस समय जू जियो ने भी दूसरे व्यक्ति के चेहरे को छुआ। असली स्पर्श ने उसे चौंका दिया। फिर आंसू अनियंत्रित रूप से निकल पड़े। आप कैसे आ सकते हैं? जैसा कि उन्होंने कहा, जू जियो लोगों की बाहों में भागना चाहता था, हालांकि उसके पास ज्यादा ताकत नहीं थी, हालांकि वो इसे पूरा नहीं कर सका। मुझे देर हो गई। आगंतुक ने जू जियो को अपनी बाहों में पकड़ लिया और कहा, हुआंग फैंग, आखिरकार आप यहाँ हैं। जू जियो एक दूसरे की बाहों में खुद से कहता रहा। और यह व्यक्ति हुआंग फैंग है। हुआंग फैंग अभी अभी जियांगजू पहुंचे हैं। उसने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां उसकी कार कोई न रोके और उसे स्टोरेज बॉक्स में रख दिया। फिर वो राष्ट्रीय अतिथि होटल में पहुंचे। होटल का मैनेजर होटल के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था और उसने उसे बताया कि जू जियो कहाँ है। होटल के प्रबंधक, वास्तव में जब उन्होंने प्रबंधक येन और अन्य लोगों को पहले देखा था, तो उन्होंने जू जियो के अंतर को पहले ही देख लिया था। इस समय वो मोटे तौर पर उस कारण को भी समझ गया कि क्यों हुआंग फैंग ने उसे उन्हें अपने पास रखने दिया। इसलिए हुआंग फैंग के आने से पहले वो होटल के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, ताकि हुआंग फैंग पहले ही पकड़ ले। अच्छी खबर यह है कि हुआंग फैंग समय पर है। ये ठीक है, ये ठीक है। हुआंग फैंग ने जू जियो की पीठ थपथपाई और कहा, हुआंग फैंग, मुझे उन्होंने नशीला पदार्थ दे दिया था। शायद यह उसी तरह की दवा है। ये और भी मजबूत होती जा रही है। कृपया मुझे जल्दी से दूर ले जाएं। जू ने कहा, आवाज बहुत तेज नहीं है। उसके बगल में चिल्ला रहे कई लोगों ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। अब तक वे हुआंग फैंग का नाम नहीं जानते हैं। क्या तुम्हें नशा दिया गया है? हुआंग फैंग ने भौहें चढ़ा दी और मैनेजर येन की आंखों में देखा। ये तो और भी ज्यादा जानलेवा था। ये पूरी तरह से समझ से परे है कि लड़ाई का मकसद क्या था। उनकी पिछली अटकलें गलत नहीं थी। सौभाग्य से वो समय पर आ गया। आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? बेहतर होगा कि आप अपने व्यवसाय से दूर रहें। स्काउट सबसे पहले ठीक हुआ। उसने अपनी नाक ढक ली और हुआंग फैंग को चेतावनी दी। हुआंग फैंग के दिल में गुस्सा है। जब वो उसकी बातें सुनता है तो इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। उसके सामने एक फ्लैश, फिर एक साइड किक उसे फिर से बाहर कर देती है और सीधे कमरे में टेबल पर दस्तक देती है। ओह! चीख फिर से गूंज उठी, जबकि हुआंग फैंग ने जू जियो को ठंडी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। फिर वो जू जियो के साथ बाहर चला गया।
इस समय स्काउट पछतावे से भर गया। वो जानता था कि वो अभी जमीन पर पड़ा था और मरने का नाटक कर रहा था। परिणाम स्वरूप जिसे सबसे कम चोट लगी थी, अब वही सबसे अधिक आहत हुआ था। हुआन फैंग ने जू जियू को विश्राम कक्ष से बाहर निकाला और प्रबंधक को कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। यदि प्रबंधक उन्हें अपने पास नहीं रखता तो वह समय पर जू जियू को बचाने में सक्षम नहीं होता। आपको किसी और दिन रात्रि भोज पर आमंत्रित करता हूँ, हुआन फैंग ने मैनेजर से एक शब्द कहा और जू जियू को अपनी बाहों में लेकर होटल से निकल गया। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि जू जियू का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था और उसकी सांसें तेज और तेज होती जा रही थी। उसकी आंखें असमंजस से भरी हुई लग रही थी। चिंता मत करो, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा, हुआन फैंग ने उसे सांत्वना दी। मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। जू जियू हुआन फैंग की बाहों में है और कहती है कि पहले तो वो वास्तव में जल्दी में थी, लेकिन अब वो हुआन फैंग की बाहों में है। अगर वो दवा काम भी करती है तो भी वो फिर से हुआन फैंग में खो जाएगी। ऐसा लगता है कि ऐसा परिणाम उसके दिल में अस्वीकार्य नहीं है। हुआन फैंग जू जियू की तरह नहीं दिखता था। उसने टैक्सी ली और सीधे नजदीकी होटल में चला गया। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 969 होटलों का विचरण। होटल के फ्रंट डेस्क की स्पष्ट आंखों में हुआन फैंग जू जियू को पकड़ता है और खुले कमरे में चला जाता है। हुआन फैंग, मैं रुक नहीं सकता, जू जियू ने हुआन फैंग की बाहों में अपने दांत काटते हुए कहा। अगर आखिरी कारण नहीं होता तो जू जियू ने बहुत पहले ही कपड़े उतारने और खुद को खोलने की पहल कर दी होती। उसने सोचा कि वो थोड़ी देर रुक सकती है। हालांकि हुआन फैंग को देखने के बाद उसकी आत्मा शांत हो गई। इस प्रकार दवा का प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है। इसके अलावा उसका दिल मना करने के लिए इतना दृढ़ नहीं है और हुआन फैंग के बीच जो कुछ भी पुनर्जीवित हुआ है, इसलिए दवा के प्रभाव का विरोध करने की उसकी क्षमता खराब होती जा रही है। थोड़ी देर और रुको और तुम ठीक हो जाओगे, हुआन फैंग ने कमरे में भागते हुए जू जियू से कहा। उन्होंने ये भी देखा कि जू जियू की हालत और भी बदतर होती जा रही थी। वो अपने कपड़े खींचने लगी। कभी कभी वो उसकी आंखों में देखती और इच्छा से भर जाती। हुआन फैंग जू जियू को होटल में लाया। स्वाभाविक रूप से वो उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन वो आंतरिक शक्ति से उसके शरीर में मौजूद दवा को जबरदस्ती बाहर निकालना चाहता था। पिछले होटल में हुआन फैंग को कुछ बुरा होने का डर था, इसलिए उन्होंने निकटतम होटल को चुना। हुआन फैंग, मेरी मदद करो, जू जियू ने लाल चेहरे के साथ हुआन फैंग से कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज बहुत छोटी थी, इसलिए हुआन फैंग ने इसे नहीं सुना। ठीक है, हम यहाँ हैं। जल्दी से कमरे में जाकर हुआन फैंग ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर जू जियू को बिस्तर पर लिटा दिया और जू जियू को विषरण में मदद करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जू जियू ने स्पष्ट रूप से गलत समझा कि हुआन फैंग उसके साथ संबंध बनाने के लिए खुद को होटल में लाया था। इस प्रकार वो अपनी सहायता स्वयं कर सकता था। इसके अलावा जू जियू के मन में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा इस समय दवा का प्रभाव और अधिक मजबूत होता जा रहा है, इसलिए हुआन फैंग द्वारा बिस्तर पर रखे जाने के बाद जू जियू ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। आप क्या करते हैं? कपड़े उतारने की कोई जरूरत नहीं है, हुआन फैंग ने जू जियू की हरकत देखी और फिर उससे कहा। हालांकि जू ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बजाय वो तेजी से आगे बढ़ गया। जल्द ही हुआन फैंग का कोट उतार दिया गया और उसका अंडरवियर आधा उतार दिया गया। प्रबंधक यिन द्वारा उसे दी गई दवा इस समय काम करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले वह खुद को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। हालांकि इस समय तक प्रभाव उतना अच्छा नहीं था। इसके अलावा हुआन फैंग अब उसके बगल में है। इसके अलावा वह अभी भी होटल के कमरे में ही है। उसने थोड़ा आराम किया। अब पूरा व्यक्ति वासना से नियंत्रित हो गया है। स्वाभाविक रूप से मैं हुआन फैंग की बात नहीं सुनूंगा। हुआन फैंग उसकी हरकतें देखकर हैरान रह गई और फिर उसे समझ आया कि उसके शरीर में यही दवा काम कर रही है। इस समय उससे कुछ भी कहना व्यर्थ था। ये सोचकर हुआन फैंग अब उससे बात नहीं करता, बल्कि एक हाथ उसकी पीठ पर रखता है और उसे पकड़ लेता है। हुआन फैंग की ताकत स्पष्ट रूप से जू जियू की तुलना में नहीं है, इसलिए जू जियू भी दवा के प्रभाव के कारण संघर्ष कर रहा है, लेकिन हुआन फैंग के नियंत्रण से अलग होने का कोई रास्ता नहीं है। धीरे धीरे जू को महसूस हुआ कि हुआन फैंग उसके पीछे उसके हाथ पर था। ऐसा जान पड़ता था कि उसके शरीर में गर्मी का प्रवाह आ गया है। गर्मी के प्रवाह के साथ जू ने महसूस किया कि उसके सिर में उत्तेजित भावना धीरे धीरे कम हो गई और उसके हाथ की गति धीरे धीरे कम हो गई। लगभग 15 मिनट में हुआन फैंग ने धीरे से अपना हाथ वापस ले लिया। जू जियू अचानक पीछे गिर गए, जैसे कि उसने हुआन फैंग की बाहों में अपनी सारी ताकत खो दी हो। बारिश को संजोए, आपको कैसा लगता है? हुआन फैंग ने पूछा। ठीक है, मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। जू का दिल शर्म से भर गया जब उसने हुआन फैंग के सामने कपड़े फाड़ने और यहाँ तक कि हुआन फैंग को उसके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के बारे में सोचा। ये ठीक है, उन लोगों को नहीं पता कि कौन सी दवा का उपयोग करना है। प्रभाव काफी मजबूत है। हुआन फैंग ने कहा कि जू जियू की दवाओं से छुटकारा पाने में उन्हें सिर्फ 15 मिनट लगे। उनका मानना था कि अगर यह सामान्य दवा होती तो इसमें इतना लंबा समय नहीं लगता। ये भी उस औषधि का विशेष स्थान है। हालांकि दवा को असर करने में काफी समय लगता है, लेकिन एक बार जब ये काम कर जाती है तो इसकी प्रभावकारिता बहुत मजबूत होती है। आम लोग इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। यदि यह हुआन फैंग के लिए नहीं होता तो जू जियू के पास आज शाम केवल विषमलैंगिक संबंध और कई जैविक संबंध होते, ताकि वो शरीर की सभी दवाओं को बाहर रख सके। फिर से ऐसे मूर्ख मत बनो। तुम उन लोगों को नहीं समझते। तुम इतनी आसानी से बाहर आकर उनके साथ खाना खाने का वादा कैसे कर सकते हो?